तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वीट होम सीजन 2 को। तो शुरुआत में हमें दिखा दिया जाता है कि सीजन 1 में क्या हुआ था। लोगों के बीच अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगती है। लोगों का मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है। पहले तो नाक से खून बहने लगता है, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, फिर कुछ दिन के बाद आखिर में इंसान मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। साउथ कोरिया के एक अपार्टमेंट में कुछ लोग खुद को जिंदा रखने में संघर्ष करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया मॉन्स्टर बन चुकी है। इन्फेक्ट होने के 15 दिन के बाद जो कोई भी मॉन्स्टर नहीं बनता वो स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाता है। उसे ना इंसान कहा जा सकता है ना मॉन्स्टर। वैसा ही एक लड़का है ह्यूनसू। वो अपने अंदर मॉन्स्टर को काबू में रख सकता है और आखिर में उसे मिलिट्री के लोग पकड़ के ले जाते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि वो उसका इस्तेमाल करके इस बीमारी का वैक्सीन बना सके। तो वहीं एक औरत होती है फायर फाइटर यी क्यूंग, जो अपने पति को ढूंढ रही होती है, जो एक डॉक्टर था और उसे भी इस बीमारी के बारे में पहले से ही पता था। अगर सीजन 1 में और क्या क्या हुआ है अच्छे से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, पहले उसे देख लें। तो सीजन 2 की शुरुआत में हम कुछ हायर ऑफिशियल्स को देखते हैं जो एक डॉक्टर से बात कर रहे थे जो मॉन्स्टर के ऊपर स्टडी कर रहा था, और वो कहते हैं कि इसकी हालत मेरे वजह से हुई है, ये मेरा दोस्त है। ऑफिसर्स उसे पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ जानकारी मिली है। साइंटिस्ट बताने लगते हैं कि इंसानों का निर्माण करीब 2 लाख साल पहले हुआ, लेकिन इस पृथ्वी का निर्माण उससे भी बहुत साल पहले हुआ और हमारी इस पृथ्वी के सामने कोई औकात ही नहीं है, मगर फिर भी इंसान खुद को ही मालिक समझ बैठे हैं और अब समय आ गया है कि जल्दी इंसान का भी सफाया हो जाएगा। ये इंसान जो है ये एक वायरस की तरह ही है और ये मॉन्स्टर उनका वैक्सीन है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री वालों को खबर मिलती है कि जिस ट्रक में स्पेशल इन्फेक्टीज हैं, स्पेशल इन्फेक्टीज मतलब कि वो लोग जो ना इंसान है ना मॉन्स्टर, उस गाड़ी को हाईजैक कर लिया गया है। इसलिए मिलिट्री के लोग निकलते हैं सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। वो लोग बात करते हैं उस इंसान से जिसने हाईजैक किया है और वो कोई और नहीं बल्कि सांग वुक है, लेकिन वो तो मर गया था। पर उसकी गाड़ी में ह्यूनसू भी होता है। ह्यूनसू उसको देखकर पहचान लेता है कि वो उसका दोस्त सानवुक नहीं है बल्कि उसका दुश्मन उई मियोंग है। पर आखिर ये सब हुआ कैसे। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उई मियोंग को ह्यूनसू ने मार डाला था तो उई मियोंग एक तरह का लिक्विड बन गया था और वो सानवुक के अंदर चला जाता है और उसे अपने वश में कर लेता है। ह्यूनसू ई मियोंग से लड़ने लगता है तो वहीं ई क्यूंग उसे भी हाईजैक के बारे में पता चलता है और मिलिट्री की गाड़ी उई मियोंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे ही होती है। उई मियोंग ह्यूनसू को धोखेबाज कहता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो हमेशा इंसानों की तरफदारी करता है। मिलिट्री के लोग उन गाड़ी पर मिसाइल फायर करते हैं, लेकिन उई मियोंग बच के निकल जाता है। गाड़ी के अंदर उई मियोंग ह्यूनसू के बीच हाथापाई होने लगती है और ये क्यों भी वहां तक पहुंच गई थी। तभी मिलिट्री वाले उन्हें रोकने के लिए एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और ब्रिज को तोड़ देते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। मिलिट्री वाले उसे रोकने में नाकाम रहते हैं। अब मिलिट्री को किसी भी हालत में ह्यूनसू चाहिए क्योंकि वो एक स्पेशल इन्फेक्टी है, इसलिए वो मिसाइल फायर करते रहते हैं क्योंकि किसी भी कीमत पर उन्हें उस गाड़ी को रोकना ही होगा। ब्रिज गिरने के वजह से ये क्यों भी बीच रास्ते में ही फंस जाती है और वो बाकी सोल्जर को बात करते हुए सुनती है कि आखिर मिलिट्री को उस लड़के की जरूरत क्यों है। वो सोल्जर कहता है क्योंकि उसी से हमें इस बीमारी का इलाज मिल पाएगा। फिर सीजन 1 में ग्रीन होम अपार्टमेंट के जितने भी सर्वाइवर्स बचे हुए थे उन सभी को देखते हैं जिन्हें भी मिलिट्री कैंप की तरफ लेकर जा रहा था, और उन्हें रास्ते में एक भी मॉन्स्टर या फिर इंसान देखने को नहीं मिलते। आखिर में वो लोग एक चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और उन लोगों को चेक करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। अंदर बहुत सारे सर्वाइवर्स को देखते हैं और उसमें एक आदमी होता है जिसके नाक से खून बह रहा था और उसे मिलिट्री वाले लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन उस आदमी के परिवार वाले कहते हैं इससे कोई बीमारी नहीं है। मिलिट्री वाले उस आदमी को मार देते हैं, लेकिन उन्हें तो बाद में पता चलता है कि यह आदमी सच में कोई मॉन्स्टर नहीं था और उस आदमी की पत्नी रोने लगती है। सर्वाइवर्स रास्तों में से मलबा हटा रहे थे रास्ते को खोलने के लिए, तभी उन्हें अंदर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं। आवाज आ रहा था जैसे नीचे कोई बच्चा फंसा हो। तभी जमीन के अंदर से एक खूंखार मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और सभी डर के मारे भागने लगते हैं और मिलिट्री उस मॉन्स्टर पर गोली चलाने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो तो किसी इंसान को मारता ही नहीं, लेकिन मिलिट्री के अंधाधुंध गोली चलाने के वजह से कई सारे इंसान जरूर मारे जाते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मॉन्स्टर उन्हें मार देगा। यून वू उस मॉन्स्टर को देखकर अपने लोगों से कहती है जान बचाकर भागो। फिर सभी ट्रक में चढ़ते हैं और सोल्जर चैन
यंग उस ट्रक को लेकर वहां से निकलने वाला था, लेकिन यून वू पीछे रह जाती है और उसके सामने एक सोल्जर खुद को गोली मार देता है क्योंकि उसी ने कितने लोगों को मार डाला। यून वू उस सोल्जर का बंदूक उठा लेती है और जीसू यून वू को गाड़ी में बैठाती है और हम एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखते हैं। वो किसी तरह छुप जाती है और तभी उसके पास मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची को अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि सोल्जर उस पर अंधाधुंध गोली चला रही थी। वो मॉन्स्टर छोटी बच्ची को उसकी माँ के पास भेज देता है। फिर सारे सर्वाइवर्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कुत्ते वाली औरत देखती है कि उसका कुत्ता तो उसके पास है ही नहीं। यून वू अपना उठाया हुआ बंदूक निकालती है और जो सोल्जर दूसरे सोल्जर चैन यंग को मार रहा था उस पर वो बंदूक तान देती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं जाना है। तो वहीं जिस जगह पर वो छिपकली जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर मिला था वहाँ मिलिट्री की दूसरी पलटन पहुंच जाती है और उनका सार्जेंट इन हुआन, उसे भी हम वहाँ पर देखते हैं। वो सभी लोग पूरे इलाके को छान मारते हैं और तभी एक सोल्जर को अपने डिवाइस पर मॉन्स्टर के होने का संकेत मिलता है और उन्हें भी मलबे के नीचे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी उन्हें छिपकली वाला मॉन्स्टर मिलता है जिस पर वो लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं और उस मॉन्स्टर को बुरी तरह घायल कर देते हैं। दूसरी तरफ बाहर की ओर सोल्जर एक जोरदार ब्लास्ट करते हैं जहाँ रोड ब्लॉक था, जहाँ मलबा गिरा हुआ था और ब्लास्ट की आवाज को सुनकर वो घायल छिपकली मॉन्स्टर उसी तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। सोल्जर को मलबे के अंदर से एक म्यूटेंट मॉन्स्टर मिलता है, एक छोटा सा बच्चा, और वही रो रहा था। सोल्जर छिपकली मॉन्स्टर को धमकी देता है कि अगर वो नहीं रुकता है तो वो बच्चे को मार देगा। सोल्जर उस मॉन्स्टर को जलाकर मार देते हैं और ये देखकर वो बच्चा मम्मी मम्मी कहते हुए रोने लगता है। सार्जेंट इन हुआ छोटे बच्चे पर गोली चलाते रहता है, इसीलिए वो राक्षसी बच्चा वहां से भाग जाता है। ये देखकर सार्जेंट किम वहां आकर कहने लगते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों का मकसद था जो भी मॉन्स्टर मिले उसे मार देने का। लेकिन सार्जेंट इन हुआ कहते हैं कि हम सिर्फ उसी मॉन्स्टर को मारते हैं जो इंसान पर हमला करते हैं और हमारे पलटन का यही मकसद है। उई मियोंग ह्यूनसू को लेकर एक बिल्डिंग में आता है, एक शॉपिंग मॉल में, और उसे कहता है तैयार हो जाने के लिए क्योंकि वो उसे लेकर उनकी तरह स्पेशल लोगों से मिलाने के लिए ले जाने वाला है। ह्यूनसू उसे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। उई मियोंग उसे बताता है कि मैं नहीं चाहता कि मिलिट्री वाले तुम्हारे साथ कुत्ते जैसा बर्ताव करें, मैं तो बस यही चाहता हूँ तुम आजाद हो जाओ। ह्यूनसू बस इंसानों को बचाना चाहता है, जिस पर उई मियोंग गुस्सा हो जाता है और उसे समझाता है कि वो लोग सिर्फ तुम्हारे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, अब समय आ गया है अपने बारे में सोचो। तभी वहाँ एक औरत को देखते हैं जिसके पीछे 4 हाथों वाला मॉन्स्टर पड़ गया था। उई मियोंग उस मॉन्स्टर को मार देता है और ह्यूनसू से वादा करता है कि अब वो बेमतलब के लिए लोगों को नहीं मारेगा, लेकिन जो भी रास्ते में आएगा उससे वो नहीं छोड़ेगा। फिर वो औरत अपना फ्री का कपड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। ह्यूनसू उसे पूछता है कि तुम आखिर हम जैसे लोगों को ढूंढोगे कहाँ। उई मियोंग कहता है कि मुझे पता है वो लोग कहाँ रहते हैं, बैम सॉम नाम के शहर में। ये वही जगह है जहाँ मिलिट्री उसे पकड़कर ले जा रहे थे, इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो में। उई मियोंग उसे कहता है तैयार हो जाने के लिए क्योंकि वो उस जगह शान से जाएंगे और ह्यूनसू की एक आंख ब्लू कलर की हो जाती है। फिर दोनों ही कार के मदद से वहां से निकलते हैं और एक मेजर इमरजेंसी मैनेजमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उस मेजर के पास में एक औरत भी बैठी हुई थी और वो कोई और नहीं बल्कि यी क्यूंग है, वो भी सोल्जर के कपड़े में। उन दोनों को अंदर जाने दिया जाता है और वो औरत यानी कि यी क्यूंग उस मेजर को गन पॉइंट पर रखकर अंदर ले जाती है और उसे कहती है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई हम पर शक नहीं करेगा। तभी अचानक से अलार्म बजने लगता है और वो मेजर यी क्यूंग पर हमला करता है, लेकिन वो मेजर को पकड़ लेती है और मिलिट्री को खबर मिलती है कि 2 स्पेशल इन्फेक्टीज उनके गेट तक पहुंच गए हैं और वो कोई और नहीं बल्कि उई मियोंग और ह्यूनसू हैं। ह्यूनसू याद करता है कि कैसे वो यहाँ हर एक दिन तड़प तड़प के गुजारा है और यहाँ के साइंटिस्ट उसके ऊपर जानलेवा एक्सपेरिमेंट करते थे। उई मियोंग सामने एक लड़की को देखता है, लेकिन ये तो बस उसका भ्रम था। उसे सानवू की भी मेमोरीज आने लगती है जब यूरी उसे कही थी कि हमें इंसानियत को जिंदा रखना होगा और ये हमारा फर्ज है, लेकिन उई मियोंग तो वैसे भी इंसान को पसंद नहीं करता। तभी मिलिट्री वाले उसके गाड़ी के सामने आ जाते हैं और फिर से वो उस औरत को हेलुसिनेट करता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ह्यूनसू अभी भी जिंदा था तो वहीं उई मियोंग गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। वो एक सोल्जर को देखता है जिसका पैर टूट गया था। ह्यूनसू उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो सोल्जर उसे कहता है रुक जाओ और उसे पूछता है कि आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और ह्यूनसू सोल्जर को रोते हुए देख रहा था, वो उसे तड़पते हुए नहीं देख पा रहा और इसीलिए वो सोल्जर को मार देता है। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस मॉन्स्टर की माँ को लाया जाता है और उसकी माँ अपनी बेटी हुजी को आवाज लगाती है और कहती है देखो तुम्हारी माँ आ गई है, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा भयानक और आक्रामक थी, इसलिए सोल्जर उसकी बेटी यानी के मॉन्स्टर को उसकी माँ के सामने ही जला देते हैं और उसकी माँ बेबस होकर बस रोए
ही जा रही थी। ई क्यूंग ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी। ओई मियोंग खुद को किसी तरह गाड़ी से बाहर निकालता है और उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया था। जख्मी होने की वजह से वो हिल ही नहीं पा रहा था और एक दूसरे सोल्जर की तरफ वो जा रहा था खुद को ट्रांसफर करने के लिए। ये देखकर हंसते हुए ह्यूनसू उसे कहता है कि इंसानों के बिना तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। ह्यूनसू उई मियोंग को घसीटते हुए दूर लेकर आ जाता है और उई मियोंग उसे कह रहा होता है कि मिलिट्री वाले तुझ पर एक्सपेरिमेंट कर करके तुझे मार देंगे और उसका पैर पकड़ के कहता है मुझे वहां नहीं जाना, हम दोनों मारे जाएंगे। ह्यूनसू जैसे ही आगे बढ़ता है सरेंडर करने के लिए, मिलिट्री वाले उसे भी गोली मारकर गिरा देते हैं, जिसे देखकर उई मियोंग उसे कहता है नर्क में तुम्हारा स्वागत है। मतलब कि अब मिलिट्री वाले उन दोनों को पकड़ चुके हैं। अब हम जाते हैं 37 घंटे पहले। जीसू यून हायुक से पूछती है कि ह्यूनसू कैसा है, जिस पर यून हायुक कहता है कि फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। जीसू से कहती है कि एक तरह से अच्छा ही है कि अब उसकी सारी बुरी यादें मिट जाएंगी। यून हायुक जीसू से एक फेवर मांगता है और कहता है कि लगता है हम दोनों का साथ शायद यहीं तक था। मेरे जाने के बाद सभी लोगों का देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेरी बहन का भी ख्याल रखना। अब हम प्रेजेंट में यूनवू को देखते हैं जो सोल्जर के सिर पर बंदूक तान कर सभी लोगों को वापस से अपने ही ग्रीन हाउस अपार्टमेंट में लेकर आती है, जिस पर लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ वापस क्यों आए हैं। यून वो सोल्जर से पूछती है कि हम लोग जिंदा वहाँ रह पाएंगे क्या, सच में कोई शेल्टर है भी। तभी अचानक गाड़ी पंक्चर हो जाती है और यून वो अंदर जाना चाहती है अपने भाई को ढूंढने के लिए, लेकिन जीसू मना करती है, कहती है शायद तुम्हारा भाई मॉन्स्टर बन गया होगा। यून वो कहती है पर मेरे भाई ने वादा किया था कि वो वापस जरूर आएगा। जीसू सोल्जर पर बंदूक तान कर खड़ी होती है और यून वो वापस अपने पुराने घर के तरफ बढ़ती है जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यून वू अंदर आकर कुछ पुराने चीजों को देखती है जैसे कि ब्लैक बोर्ड जिसमें नियम लिखे हुए थे, जेहुन का बाइबल। यून वू वहां पर अपने भाई का टूटा हुआ चश्मा भी देखती है जिसे देखकर वो रोने लगती है क्योंकि उसी ने टूटे हुए चश्मे को ठीक किया था। उसे वहां उसका फैमिली फोटो मिलता है और एक लिस्ट मिलता है उन लोगों का जो मॉन्स्टर बन गए हैं और उसमें उसका भाई यून हायुक का भी नाम था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक मॉन्स्टर उस पर नजर रखे हुए है। गाड़ी में एक लड़का कहता है दोनों सोल्जर को मार दो तभी हम लोग सेफ रह पाएंगे, लेकिन वो सोल्जर कहता है कि तब तो तुम लोगों को वैक्सीन कौन देगा। वो लड़का चौंक जाता है और कहता है तो फिर इसीलिए तुम ह्यूनसू को लेकर गए थे ताकि उससे वैक्सीन बना सको। सोल्जर कहता है सबको वैक्सीन नहीं मिलेगा, जो सोल्जर की मदद करेंगे उसे वैक्सीन मिलेगा। इसीलिए वो लड़का जीसू से लड़ने लगता है और आखिर में उसे अपना बंदूक नीचे गिराना पड़ता है। फिर सोल्जर अपार्टमेंट में आकर अपना सारा भड़ास यूनवू के ऊपर निकालता है जो उसके ऊपर कंट्रोल दिखा रही थी, लेकिन दूसरा सोल्जर चैन यंग उस सोल्जर को रोकता है और कहता है कि ये सभी लोग हमारे ही पलटन के थे और वहाँ हम देखते हैं मरे हुए सोल्जर्स होते हैं, उनके बॉडी अभी भी गर्म है, मतलब कि उनके मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और जिस मॉन्स्टर ने भी ये किया है वो आसपास ही है। सभी घबराने लगते हैं और सोल्जर वहाँ से भागना चाहते हैं और चैन यंग से कहता है कि सभी लोगों को बांध दो। इसके बाद वो लोगों को बांध देता है और यूनवू से वह कहता है कि मैंने गांठ कस के नहीं बांधी, हमारे जाने के बाद तुम लोग यहाँ से भाग जाना। तभी उन्हें आवाज सुनाई देने लगती है और उनके सामने वही औरत आती है जो मॉन्स्टर बन गई थी और वो एक अजीब व्हाइट कलर के लिक्विड में ढकी हुई थी जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये औरत जिंदा कैसे है। फिर वो अपार्टमेंट से बाहर निकल आती है जिसे देखकर सोल्जर पागल हो जाते हैं कि अब एक और मॉन्स्टर से उनका पाला पड़ गया, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपनी गाड़ी को भगाते हैं और उस औरत को कुचल देते हैं। लेकिन जैसे वो उस औरत को जलाने वाला था एक मॉन्स्टर उसके सिर पर हमला करता है जो उसे मार देता है। पता चलता है कि ये वही सिर कटा हुआ सिक्योरिटी गार्ड है जिसे कुछ नजर नहीं आता। चैन यंग अपना बंदूक निकाल लेता है उसे मारने के लिए, लेकिन छोटा बच्चा उसे इशारों में कहता है शांत रहने के लिए। फिर सारे सर्वाइवर्स बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगते हैं और बस में बैठते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक ड्रोन आता है जिस पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है उसके आवाज को सुनकर और उसे तोड़ देता है। चैन यंग उस मॉन्स्टर पर गोली चलाता है और सारे सर्वाइवर्स वहां से भाग जाते हैं। फिर वहां एक आंख वाला मॉन्स्टर उस सोल्जर को पकड़ लेता है, लेकिन चाकू की मदद से वो उस मॉन्स्टर की आंख पर हमला करता है और दौड़कर बस में चढ़ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड वाले मॉन्स्टर को मार देता है। इस बीच शहर में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग से एक सोल्जर नीचे गिर जाता है। फिर सारे सोल्जर उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं चौथे फ्लोर पर, वहां उन्हें उन पर मॉन्स्टर्स हमला करने लगते हैं। सार्जेंट इन हुआ दूसरे पलटन वाले लोगों की भी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन सार्जेंट किम कहते हैं कि इन लोगों की हालत देखिए, इन्हें बचाकर होगा भी क्या, इन्हें यहीं छोड़ देना सही होगा और जो लोग जिंदा हैं उनके बारे में सोचिए। सार्जेंट इन हुआ दूसरे सार्जेंट पर बंदूक तान देते हैं क्योंकि सोल्जर
सोल्जर को वो मरने नहीं देना चाहते। सार्जेंट किम कहता है आपको गोली मारना है, गोली मार दीजिए, क्योंकि आपके इस पागलपन के वजह से हम सब यहीं मर जाएंगे जैसे आपने अपने परिवार को मारा था। ये सुनकर सारे सोल्जर शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपना बंदूक नीचे कर लेता है और वो कहता है जितने सोल्जर्स जिंदा हैं उन्हें कैंप में ले जाने के लिए, और जितने भी सोल्जर मर गए हैं उनके टैग को निकाल लिया जाता है। और ये काम उनके लिए आसान नहीं था और उन सभी के शरीर को जला दिया जाता है। अब गाड़ी में सभी उस औरत के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि मिस इम के बारे में, लेकिन वो तो मॉन्स्टर बन गई थी और लोग सोच रहे थे कि वो यूनसू की तरह खुद को कंट्रोल कर सकती है क्या। छोटा बच्चा कहता है वो अच्छी मॉन्स्टर है, उसने हमारी जान बचाई। पर दूसरा लड़का गुस्सा हो जाता है और जीसू उस दिन को याद करती है जब पहली बार वो मिस इम से मिली थी और उसकी जान बचाई थी। जीसू यूनवू से कहती है कि आज हम तुम्हारी वजह से मर सकते थे, भूलो मत कि दूसरों के वजह से हम जिंदा हैं। लेकिन उसे यकीन है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और यूनवू अपने भाई को ढूंढ कर रहेगी। तभी उनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है और देखते हैं कि उनके तरफ एक आदमी बढ़ रहा था, जिस पर सभी लोग कहते हैं उसे अंदर आने मत देना। लेकिन सोल्जर चैन यंग वो तो जैसा भी इंसान हो उसकी जान बचाना चाहता है और वो आदमी अंदर आता है और ये जानकर कि बस शेल्टर की तरफ जा रही है वो वहाँ आराम से सो जाता है। बैमसॉम के इमरजेंसी बिल्डिंग में हम सोल्जर के बीच पिंजरे में बंद ह्यूनसू को देखते हैं, जिसे लैब की तरफ ले जाया जा रहा था। उसे तहखाने में बंद कर दिया जाता है और एक मॉन्स्टर को वहाँ गिरा दिया जाता है और स्पीकर के जरिए एक आवाज उससे बात करती है और कहता है कि वो ह्यूनसू का ही इंतजार कर रहा था और वो ह्यूनसू से पूछता है क्या तुम हमारी मदद करना चाहते हो या नहीं। ह्यूनसू कहता है वो मदद करना चाहता है ताकि ये सब कुछ खत्म हो। फिर उस पर पहला एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और उसके शरीर पर भर भर के खून गिराया जाता है और अब ये देखना है कि ह्यूनसू साइंटिस्ट की मदद करता है या नहीं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर ह्यूनसू से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। उई मियोंग की डेड बॉडी दो साइंटिस्ट लैब में देख रहे होते हैं और उन्हें कहते हुए सुनते हैं कि ये मर गया है, लेकिन मॉन्स्टर है तो ये मर कैसे सकता है। जब दोनों साइंटिस्ट बात कर रहे होते हैं तभी उई मियोंग को होश आ जाता है और दोनों साइंटिस्ट देखते हैं कि वो डेड बॉडी वहाँ नहीं था। उई मियोंग फिर दोनों साइंटिस्ट को मार देता है, लेकिन घायल शरीर के वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ह्यूनसू उस बड़े से मॉन्स्टर से लड़ रहा था, लेकिन वो बुरी तरह हार रहा था। तभी उसे किसी की झलक नजर आने लगती है और दोनों की आंखें सफेद हो जाती है। पता चलता है कि मॉन्स्टर होने के वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे और ह्यूनसू उस मॉन्स्टर के झलक को देख पा रहा था कि उसके साथ मिलिट्री वालों ने किया क्या है। उसके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था और वो भी कोई शौक से लड़ने नहीं आया। मॉन्स्टर काफी दर्द में था और वो कहता है कि मैं ये दर्द और सह नहीं पा रहा। तभी वहाँ सोल्जर आते हैं और उस मॉन्स्टर को जलाकर मार देते हैं। ह्यूनसू हैरान हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये मॉन्स्टर नहीं था, असली में वो इंसान था और अब उसे लगने लगता है शायद उसने यहाँ आकर गलती कर दी। ह्यूनसू के शरीर से खून को साफ कर दिया जाता है और उसे एक कमरे में लाया जाता है और वहाँ एक साइंटिस्ट डॉक्टर लिम को देखते हैं जो उसे स्पीकर के जरिए पहले बात कर रहा था। ह्यूनसू डॉक्टर लिम से पूछता है कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा। वो मुझे मार नहीं रहा था क्योंकि वो तो खुद दर्द में था। डॉक्टर लिम कहते हैं कि जो चीज हमारे काम की नहीं रहती उसे हम खत्म कर देते हैं। ह्यूनसू कहता है कि ये सब करने के बाद इंसान और मॉन्स्टर में फर्क ही क्या बच गया। डॉक्टर कहते हैं कि वो इंसान खून देखकर ही पागल हो जाता था, इसलिए उसके ऊपर खून डाला गया था और उस इंसान ने दर्जनों सोल्जर को मारा है। लेकिन ह्यूनसू से थोड़ी देर लड़ने के बाद वो इंसान रुक गया और साइंटिस्ट ने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। डॉक्टर उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने उस मॉन्स्टर के साथ किया क्या। ह्यूनसू कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ ताकि साइंटिस्ट की मदद हो वैक्सीन बनाने में, जिस पर डॉक्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वैक्सीन तो हम पहले से ही बना चुके हैं, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। ह्यूनसू कहता है फिर से बनाओ, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और वो ह्यूनसू को मॉन्स्टर ह्यूमन कहकर बुलाता है। साइंटिस्ट बाहर आता है तो ये क्यों को देखता है जो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने पति से मिल पाए, लेकिन उसका बार बार एक्सेस डिनाई हो जा रहा था और डॉक्टर उसे कहता है कि अगर एक बार और गलती हो गया तो अलार्म बन जाएगा। वो अपना कार्ड इस्तेमाल करता है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। पीछे सारे सोल्जर्स आ रहे होते हैं, इसलिए बिना सोचे ये क्यूंग उस डॉक्टर के पीछे चली जाती है। उई मियोंग रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था लेकिन उसका ये कमजोर शरीर उसका और साथ नहीं दे रहा था। उसकी नजर जाती है एक चेंबर में जिसके अंदर एक बॉडी रखी हुई होती है, जिसे देखकर उई मियोंग खुश हो जाता है जैसे कि वो उस आदमी को पहचानता हो। ये क्यूंग के अंदर जाने से पहले साइंटिस्ट उसे पूछता है क्या तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम सांग वॉन को मॉन्स्टर बनते हुए देख पाओ। पर वहाँ पर सोल्जर पहुंच जाते हैं तो ए क्यूंग अंदर चली जाती है और वो सभी डॉक्टर को शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। फिर हम बस में सारे सर्वाइवर्स को देखते हैं और बच्चे को टॉयलेट लग जाती है, इसीलिए सोल्जर बस को रोकता है, लेकिन लड़का इतना डरा हुआ होता है कि उसे
टॉयलेट भी नहीं होता, इसीलिए उसका डर कम करने के लिए वो सोल्जर भी वहाँ पर टॉयलेट करने लगता है। फिर उस छोटे लड़की की बहन जाग जाती है और अपने भाई को बाहर देखती है। तभी एक लड़का इन्फेक्ट हो जाता है और वो छोटी बच्ची को गला दबोचने लगता है और वो नया पैसेंजर उस लड़के को गोली मार देता है, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है और ये देखकर सभी बस से डर के मारे नीचे उतरने लगते हैं। वो लड़का अब एक भयंकर मॉन्स्टर में बदल गया था। वो नया पैसेंजर उस मॉन्स्टर में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी जल्दी में सब कुछ गड़बड़ हो गया था। फिर आखिर में जीसू आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर को जलाकर मार देती है। तभी वो लड़की जिसके ऊपर उस मॉन्स्टर ने हमला किया था वो बेहोश हो गई थी और उसे अब होश ही नहीं आ रहा था। इस बीच जीसू के कान से खून बहने लगता है। वो छोटी लड़की मर चुकी थी, जिसके मरने पर सभी बहुत दुखी थे। जिन ओक छोटे लड़के को समझाती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो लड़का अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि बाद में तो वो भी मॉन्स्टर बन जाएगा, सब मॉन्स्टर बन जाएंगे। लेकिन आखिर में उसे समझा बुझाकर उसे वहाँ से ले जाया जाता है। जिन ओक दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानती थी, इसलिए उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। आखिर में सभी पैदल चलने लगते हैं और इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो में ई क्यूंग अपने मंगेतर को देखने के लिए आती है और ये वही इंसान है जिसके पास उई मियोंग आया था और उसे इस हालत में देखकर ई क्योंग तो बिल्कुल टूट जाती है और तभी उसके पेट में दर्द उठता है और उई मियोंग जो अब पूरी तरह से ठीक हो गया था वो ई क्योंग को देखता है जब उसके पेट के अंदर बच्चा हिल रहा था। डॉक्टर लिम को होश आता है और वो अब हायर ऑफिशियल्स और प्राइम मिनिस्टर के सामने होता है और सामने एक ब्रीफ केस भी था, शायद उसी के अंदर वैक्सीन है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बड़ी मुश्किल से हमें यह मिली है। डॉक्टर उस ब्रीफ केस को खोलते हैं लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर चिल्ला कर पूछते हैं कि वैक्सीन तुमने कहाँ छुपाया है। डॉक्टर कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी वैक्सीन को ढूंढ नहीं पाएगा। अपार्टमेंट के सारे सर्वाइवर शेल्टर तक पहुंच जाते हैं और वो नया पैसेंजर चला जाता है। साथ साथ सोल्जर चैन यंग भी उन लोगों से अलग हो जाता है। वो औरत कहती है कि हमारे साथ ही रहो, लेकिन सोल्जर कहता है कि मुझे पहले यहाँ रिपोर्ट करना होगा। फिर चेकिंग के दौरान उस नए पैसेंजर को सोल्जर के साथ हाथापाई हो जाती है क्योंकि उस आदमी के पास बंदूकें थी। सोल्जर उसे बहुत पीटते हैं। चैन यंग जाकर रिपोर्ट करता है और कहता है कि मैं अपने पलटन से बिछड़ गया था। इसके बाद हम इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में देखते हैं सार्जेंट और वहाँ बहुत सारे सोल्जर घायल होते हैं और एक दूसरा सोल्जर जाकर सार्जेंट को बताता है कि 2 सार्जेंट मारे जा चुके हैं और अब उन सभी को काम से निकाल दिया गया है और 12 बजते ही उनके पलटन को बर्खास्त कर दिया जाएगा। सार्जेंट जितने भी सोल्जर मरे हुए थे उनका टैग लेकर जनरल को दिखाते हैं और पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जनरल कहने लगते हैं कि अब हमें तुम लोगों की जरूरत नहीं है, हम जितनी भी कोशिश कर ले हमारा जीतना नामुमकिन है। जनरल सार्जेंट से कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, यहाँ से भाग जाओ, लेकिन सार्जेंट यहाँ शेल्टर में बैठना नहीं चाहता। जनरल कहते हैं कि शेल्टर में मत जाओ, वहाँ खतरा है। तो वहीं शेल्टर में हम देखते हैं कि सभी के हाथ में चाकू से काटा जाता है चेक करने के लिए कि वो मॉन्स्टर तो नहीं है। अगर ये कटा हुआ जल्दी से हील हो जाएगा मतलब कि वो मॉन्स्टर है। फिर सारे सर्वाइवर्स अंदर की ओर चले जाते हैं और उनके कटे हुए हाथ पर दवाई और ह्यूमन का स्टैंप लगा दिया जाता है। यून वो बार बार मुड़कर जीसू की तरफ देख रही थी लेकिन उसे अंदर जाने के लिए कहा जाता है। इसके बीच हम एक लड़के को देखते हैं जिसका जख्म भर गया था और उसे पकड़ के वहाँ से ले जाया जाता है। उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा गया था। वहाँ कई लोग थे और उनके नाक से खून बह रहा था। जीसू को भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। तभी अनाउंस होता है कि कैंप के अंदर लोग बिना जांच पड़ताल के आगे जा सकते हैं, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी अंदर चले जाते हैं। सभी सोल्जर वहाँ से जा रहे थे और जीन हो नाम का सोल्जर अभी भी सार्जेंट का ऑर्डर का इंतजार करना चाहता है, जिस पर दूसरा सोल्जर उसे कहते हैं कि उसके सार्जेंट को अपने सोल्जर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीन हो कहता है सार्जेंट के बारे में ऐसा मत बोलिए, लेकिन वो सोल्जर कहते हैं कि तुम उसके बारे में जानते ही नहीं हो, शायद उसने अपने परिवार को मारा है और तुम्हें ये नहीं पता कि वो क्या करने के काबिल है। फिर हम देखते हैं कि सार्जेंट के सामने जनरल मरा पड़ा है। डॉक्टर से पूछा जाता है कि आखिर उसने वैक्सीन को कहाँ छुपाया है और गुस्से में आकर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर के हाथ में गोली मार देते हैं और उसे पूछते रहते हैं कि वैक्सीन कहाँ छुपाया है। फिर हम देखते हैं कि जब सार्जेंट जनरल से पूछते हैं कि आप कुछ छुपा रहे हैं क्या, डर के मारे जनरल खुद को गोली मार लेते हैं। सार्जेंट सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट को देखने लगते हैं और टैग लेकर चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर से कह रहे होते हैं कि मॉन्स्टर बनने से पहले ही वो सारे इंसानों को मार देना चाहते हैं क्योंकि फिलहाल पृथ्वी को सफाई की जरूरत है और हो सकता है कि सफाई से ही इस बीमारी का अंत हो जाए। डॉक्टर इस पर हंसने लगता है और कहता है कि मैं भी तो
तो यही करना चाहता था क्योंकि बीच बीच में सफाई करनी जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर इसके बाद अपना ब्रीफकेस खोलकर अपना फिंगरप्रिंट यूज करने के बाद 30 सेकंड का टाइमर ऑन कर देते हैं। इसके बाद बहुत सारे मिसाइलें लॉन्च होती हैं जो सीधा शेल्टर की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे सभी शेल्टर को तबाह कर दिया जाता है और हर जगह भगदड़ मच जाती है। और ये सब देखकर डॉक्टर पागलों की तरह हंसने लगता है। यूनवू और जीसू भी गिर जाते हैं और पूरा बिल्डिंग ढहने लगता है और एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश होने वाला था। वो छोटा बच्चा भी जीनूक से बिछड़ गया था, लेकिन जीसू उस लड़के को ढूंढ लेती है और तभी वो लोग अपने तरफ 3 मिसाइलें को आते हुए देखते हैं। और इतने सारे लोगों को मरता देखकर प्राइम मिनिस्टर को लग रहा था कि अब शायद डॉक्टर अपना मुंह खोलेगा, लेकिन डॉक्टर बताने को तैयार है ही नहीं। वो बस यही कहता रहता है कि कुछ भी हो जाए तुम लोग वैक्सीन को नहीं ढूंढ पाओगे। फिर जैसे ही डॉक्टर को वो लोग मारने वाले थे तभी वहां पर सार्जेंट इन हुआ और उसकी पलटन पहुंच जाती है और वो लोग प्राइम मिनिस्टर और उसके सारे ऑफिशियल्स को गोली मार देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर फिर से खड़ा हो जाता है और पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर बन गया है और वो सार्जेंट को पकड़ लेता है और सारे सोल्जर प्राइम मिनिस्टर पर गोली चला रहे थे और आखिर में फ्लेम थ्रोअर की मदद से वो प्राइम मिनिस्टर को जलाकर मार डालते हैं। सोल्जर मिसाइल को भी रोकने में कामयाब हो गए हैं और उसके बाद वो सभी इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो से निकलते हैं। ई क्यूंग को होश आता है और उई मियोंग को देखते हैं जो पूरी तरह से अब ठीक हो चुका है और वो अब अपने पीछे मॉन्स्टर की सेना खड़ा कर रहा है। ह्यूनसू से वो मिलने जाता है जो जेल में बंद था और उसे वो पूछता है कि तुम्हें यहाँ तो बहुत मजा आ रहा होगा, अभी भी इंसानों को बचाना चाहोगे। ह्यूनसू कांच तोड़कर बाहर आ जाता है जिसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। उई मियोंग अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर उस पर हमला करता है तो ह्यूनसू भी अपना मॉन्स्टर रूप दिखाता है और उसे पटक देता है। इसके बाद दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। उई मियोंग उसे कहता है कि अब मान भी लो कि तुम एक मॉन्स्टर हो। फिर वो ह्यूनसू को बेधड़क मारता है और उसे कहता है कि पहले मैं तुम्हारी बातों पर आ गया था लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ह्यूनसू पर वो हमला करने लगता है और धीरे धीरे ह्यूनसू की नुकीले पंख को वो कंट्रोल भी कर रहा था और उसके पूरे पंख को वो पत्थर में बदल देता है और ह्यूनसू के शरीर को भी वो काले पत्थर में बदल रहा था और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि तुम ना इंसान को बचा सकते हो और ना इंसान तुम्हें बचा सकता है। ह्यूनसू के पत्थर में बदल जाने के बाद उई मियोंग वहां से चला जाता है। इस बीच ये क्यूंग भी लैब से बाहर आ गई थी और पूरा मैनेजमेंट ब्यूरो तबाह हो चुका था सार्जेंट और सोल्जर के वजह से। लेकिन प्रेग्नेंट होने के वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो बर्फ के ऊपर गिर जाती है और वो बर्फ टूट जाता है, फिर वो पानी में गिर जाती है। यूनवू को होश आता है और हर जगह मलबा गिरा हुआ था, पूरा शेल्टर तबाह हो चुका था। जीसू को भी होश आता है और वो उस छोटे बच्चे को पकड़ी हुई थी। ये देख कर के ऊपर का बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। वो उस छोटे बच्चे को कहती है यहाँ से भाग जाओ क्योंकि उसका पैर बड़े बड़े पत्थरों के अंदर फंसा हुआ था। छोटा बच्चा रोने लगता है क्योंकि अब वो जीसू को भी नहीं खोना चाहता। यूनवू उन्हें दूर से देख लेती है और बड़े बड़े मलबे के टुकड़े को देखकर वो रोने लगती है। वो जीसू से चिल्लाकर कहती है वहां से उठकर भागने के लिए। ये कि उनको बर्फ के ऊपर होश आता है और वो देखती है कि उसके मॉन्स्टर बच्चे ने उसकी जान बचाई। इसके बाद हम बाकी बचे सोल्जर और सर्वाइवर को देखते हैं जो स्टेडियम में आकर रुकते हैं और तभी सार्जेंट और सोल्जर को कुछ दिखाई देता है। टनल के अंदर से वो लोग देखते हैं कि स्टेडियम के अंदर बहुत सारे सर्वाइवर्स छुपे हुए थे और अब उस स्टेडियम में लगभग 400 लोग हैं। अब दिखाया जाता है कि आउटब्रेक हुए 337 दिन हो चुके हैं, मतलब कि करीब करीब 1 साल सभी एक साथ उस स्टेडियम में अंडरग्राउंड एक जगह में रहते हैं। सभी लोगों की चेकिंग होने वाली है और अभी भी सर्वाइवर्स लोगों को बाहर जाकर काम करने की परमिशन नहीं है, उन्हें बाहर जाने की आज़ादी नहीं है। सभी लोगों की चेकिंग होती है और उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे सोल्जर चेक करता है तो उसके हाथों में एक दाग होता है। जिनो के वहां आ जाती है और उस लड़के को संभालती है। वो सोल्जर उसका हाथ काट के चेक करना चाहता है कि वो छोटा बच्चा मॉन्स्टर है या नहीं। यूनवू सोल्जर के चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेती है जिस वजह से उसका हाथ कट जाता है। वो सोल्जर उसे कहता है कि तुझे तो और बड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तूने जो खून किया है तुझे अभी तक सजा नहीं मिली है। चन योंग सोल्जर को रोकता है क्योंकि ये सब देखकर लोग वहाँ डर रहे थे। एक बूढ़ी औरत के सीने में दर्द हो रहा था तो चैन योंग उस औरत को दवाई देता है। वो उसे पूछता है कि आपका बेटा कहाँ है। बूढ़ी औरत कहती है वो यहाँ तो नहीं है। बूढ़ी औरत के रोकने के बावजूद चैन योंग रिपोर्ट कर देता है कि जून इल नाम का लड़का गायब है। उसी बूढ़ी औरत का बेटा जूनिल उसे देखते हैं जिसे ऑटिज्म है। वो सोल्जर के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी तुम लोगों के साथ काम करना है, लेकिन वो सोल्जर उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। सार्जेंट वहां आते हैं और सभी को बताते हैं कि उन्हें बाहर जाना होगा और वो ऐसे जगह जाएंगे जहाँ वो लोग कभी नहीं गए। फिर 2 लोग छुपकर मिलिट्री की बातें सुन रहे थे और वो दोनों जाकर पूछते हैं कि बाहर सच में खतरा है क्या, या तुम लोग ऐसे ही हमारा सामान हड़प कर बाहर चले जाते हो। एक सोल्जर कहता है कि तुम भी
जा सकते हो अगर जाना चाहते हो तो। अगर हिम्मत है तो जाओ, बाहर जाओ, समझ आ जाएगा कि अंदर रहना आसान है या बाहर, हम तुम्हें रोकने नहीं वाले। फिर एक और सोल्जर को देखते हैं, सार्जेंट चोय, जो एक लड़की जीना को पसंद करता है जिसका हाथ में चोट लगा हुआ था। वो कहती है दर्द तो सबको सहना पड़ता है। चोय कहता है मेरा इंतजार करना, और आते वक्त वो उसके लिए दवाई लेकर लौटेगा। निकलते वक्त एक सोल्जर और सार्जेंट बात कर रहे होते हैं। जूनिल की माँ अपने बेटे को ढूंढ लेती है और उसे डांटने लगती है कि तुम कहाँ कहाँ चले जाते हो बिना बताए। वो अपने बेटे को समझाती है कि तुम 20 साल के हो गए हो, अब तो बड़े हो जाओ, कब तक मैं तुम्हें संभालती रहूंगी। जूनिल कहने लगता है कि आप दर्द के वजह से अपने दांत कितने जोर से दबाते हो, आपका दांत टूट जाता है, मुझे ये सब देखा नहीं जाता। ये सब देखकर उसकी माँ रोने लगती है और चैन योंग को बताने लगती है कि मेरा बेटा बदमाश नहीं है, लेकिन अब मैं अपने बीमारी के बारे में उसे छुपा नहीं सकती। पता चलता है कि उस औरत को कैंसर है और पिछले महीने से दर्द अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर हम उसी दो लड़के को देखते हैं, सान जिन और डोंगी। वो वहाँ के चीफ जी से मिलने के लिए जाते हैं, उसका नाम जी है, और उसे रिक्वेस्ट करते हैं। और सान जिंग चाहता है कि उन्हें बाहर जाने दिया जाए और पाबंदी हटा दिया जाए, और वो चाहता है कि चीफ इस बारे में जाकर सार्जेंट से बात करे, लेकिन वो मना कर देती है। तो वहीं सारे सोल्जर अंडरग्राउंड से बाहर निकलते हैं। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं। एक है ई सियूल, जो चीफ जी की बेटी है और उसे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, और एक है उसकी दोस्त सियोन हुआ, जो अपने हरकतों से पागल ही लगती है, या पता नहीं ऐसा वो दिखाने की कोशिश करती है। और यून वू वहाँ आकर ई सियूल के लिए बहुत सारे लिपस्टिक लाती है, लेकिन वो लड़की कहती है मुझे ब्लॉन्ड रेड लिपस्टिक चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि यून वू ने असली में किसका मर्डर किया है। वो थे ये सियूल के पापा, मतलब के चीफ जी के हस्बैंड। और अपने पापा के मर्डर को लेकर ये सियूल यून वू को गुस्सा दिलाने लगती है, ये कहकर कि तुमने मेरे पापा को भी मार दिया था। यून वू गुस्सा हो जाती है और उस लड़की से कहती है कि मुझसे पंगा मत लेना। एक जगह देखते हैं कि कुछ लोग जुआ खेल रहे थे और वहाँ एक फादर भी होते हैं, पीटर। यून वू को बाहर जाता देखकर वो दोनों लड़के सान जिन और डोंगी, वो दोनों भी यून वू का पीछा करने लगते हैं ताकि वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकें, लेकिन उनके पीछे पीछे जूनिल भी आ जाता है। इस बीच सोल्जर उस अनजान जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वो आना चाहते थे, और उस जगह को स्कैन करते हैं और सामने बंद पड़े गाड़ियों से बैटरी निकाल लेते हैं, और जितना भी खाने का सामान बिल्डिंग में होता है वो जमा करने लगते हैं, और पेट्रोल भी निकाल लेते हैं। यून वू अंडरग्राउंड से बाहर आ जाती है और चीफ को रेड लाइट जलता हुआ दिखता है। तीनों लड़के भी बाहर निकल आते हैं और सोचते हैं कि आखिर यून वू को इस रास्ते के बारे में कैसे पता चला। सान जिन कहता है कि जरूर चीफ नहीं बताया होगा ताकि ये लड़की बाहर जाकर मर जाए, क्योंकि उस लड़की ने चीफ के हस्बैंड को मारा है। फिर वो दोनों लड़के जूनिल को कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, लेकिन जब वो आगे नहीं बढ़ता तो सान जिन उसे कहता है कि तुझे अपनी माँ के लिए दवाई नहीं लाना क्या। ये सुनकर तीनों वहाँ से निकलते हैं। यून वू एक जगह पहुँचती है जहाँ लाल कपड़ा बंधा हुआ था। फिर वो तीनों लड़के भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लाल बंधे हुए कपड़े को फॉलो करते रहती है और हम देखते हैं कि यून वू ने तो बस अपनी जान बचाने के लिए चीफ जी के हस्बैंड को मारा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर बन गया था, और उसके हाथ में वो वही लाल कपड़ा बांध देती है। तो वहीं बाकी तीनों लड़के को ग्रोसरी दुकान मिल जाता है और वहाँ वो खाना खाने लगते हैं। जूनिल को वहाँ पर बंदूक मिल जाती है और सान जिन घबरा जाता है और उसे धक्का दे देता है और पूछता है कि तुम्हें यह गन कहाँ से मिला। फिर हम देखते हैं कि वहाँ कई सारे सोल्जर के डेड बॉडीज होते हैं। इस बीच सोल्जर एक आवाज को सुनकर अलर्ट हो जाते हैं और एक औरत झाड़ियों से बाहर निकलती है। उसे देखकर लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो चुपचाप वहां से चली जाती है। सार्जेंट किम कहते हैं कि ये टाइप ग्रीन की मॉन्स्टर है, मतलब कि इस मॉन्स्टर से उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो उसे नहीं मारते। और वो इन्फेक्टेड औरत फिर वहां आ जाती है और एक सोल्जर के पीछे ही पड़ जाती है, जिस पर बाकी सोल्जर कहने लगते हैं कि लगता है ये तुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी है। फिर हम पुराने सर्वाइवर सियोंग वान को देखते हैं, जो चीफ के साथ काम करना चाहता है ताकि उसे भी ज्यादा खाना मिले, लेकिन जो स्टेडियम में पहले से ही रहते थे वो सियोंग वॉन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि चीफ ने तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। और चीफ की बेटी भी उसे यही कहती है कि तुम लोग यहाँ रह रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, और बाकी लोगों ने जो तुमसे कहा वो बिल्कुल सही था, और तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो चुड़ैल यूनवू के वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पर चीफ आती है जिसका सभी रिस्पेक्ट करते हैं और वो अपने लोगों से कहती है कि आज हम ईस्ट वाले दीवार को रिपेयर
करेंगे। सियोंग वोन भी उनके साथ होता है जो काफी खुश हो जाता है। फादर पीटर सभी से कहते हैं प्रेयर पर आने के लिए और वहाँ जीना को उदास बैठा हुआ देखकर वो उसे भी कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर उदासीन अच्छी नहीं लगती। लगता है वो जीना को पसंद करता है। चीफ सभी को काम पर लगा देती है और वहाँ वो कैंसर वाली औरत भी आती है जो काम करना चाहती है क्योंकि उसे भी ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन वो काम करने के हालत में है ही नहीं, इसीलिए चीफ मना करती है। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो दया दिखाकर उसे अंदर आने देती है। फिर हम चीफ की बेटी ये सियुल को देखते हैं जो अपने दोस्त से बात कर रही थी और उसके बाद वो सोल्जर चैंग योंग को प्यार भरे नजरों से देखते ही रहती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी है। सियोन हुआ ये सियुल से कहती है कि अभी भी समय है, उसे जाकर अपने दिल की बात कह दे, लेकिन वो कहती है पहले मुझे बाल तो सुखाने दो। ये लड़की के नखरे। सियोन हुआ दूर से फादर को देख रही थी जो सिगरेट पी रहे थे और जब फादर उसे देखते हैं तो वो नजर घुमा लेती है। सियोंग वोन की नजर जाती है और वो देखता है कि जैसे कोई भाग रहा हो। यूनवू आगे बढ़ने लगती है और दोनों लड़के उसका पीछा करते हैं। जूनिल अलग रास्ते चला जाता है। यूनवू को पता चलता है कि दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो भाग निकलती है। जूनिल एक बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। इस बीच कैंसर वाली बूढ़ी औरत वही शेल्टर से भागने की कोशिश कर रही थी। चियान यंग उस औरत के पीछे जाता है और भागते वक्त उस औरत का पैर एक तार में फंस जाता है, यानी कि वो लैंड माइन में पैर दे देती है। चैन यंग उसे कहता है पैर मत उठाइएगा। उसे उस बूढ़ी औरत पर तरस आता है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ता और उसे उम्मीद है कि कोई तो जरूर आएगा उसकी मदद करने के लिए। तभी उस बूढ़ी औरत के नाक से खून गिरने लगता है, मतलब कि वो मॉन्स्टर बनने लगी है। जूनिल एक सुंदर सा जगह पहुंच जाता है, एक गार्डन में, और वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। जूनिल उसे उठाने के लिए उसे टच करता है तो वो लड़की जूनिल के बारे में अपने अंदर विजन देखने लगती है और उसके आंख सफेद हो गए थे। वो लड़की उसे धक्का दी थी जिस वजह से जूनिल के हाथ में एक अजीब सा निशान बन गया था। चीफ फटाफट सभी को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बेटी पागल हो गई थी क्योंकि उसका ड्रीम बॉय चैन यंग उस बूढ़ी औरत के साथ फंस गया था। चैन यंग उस औरत को अकेला नहीं छोड़ना चाहता और वो औरत उसे कहती है कि अब तुम मेरे ऊपर कितने एहसान करोगे, जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे बेटे से कहना कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी वहाँ सार्जेंट इल हुआन वहाँ पहुँच जाते हैं और सोल्जर से कहते हैं हटने के लिए, और उन्हें लगता है कि इतना समय हो गया, बम को तो फट जाना चाहिए था। सार्जेंट वहाँ आकर मिट्टी हटाकर बॉम्ब के वायरिंग को देखने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बॉम्ब कितना पावरफुल हो सकता है। सांजिन यूनवू को ढूंढने लगता है और एक वेयर हाउस में पहुंच जाता है और वहां उन दोनों के सामने वही छोटी लड़की मिलती है। डोंगी चेक करने के लिए जाता है कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और डोंगी वापस जाकर सांजिन के बंदूक से खुद को गोली मार लेता है, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है, मतलब कि वो मॉन्स्टर बन गया और वो सांजिन के ऊपर हमला कर देता है। सोल्जर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन वो देखते हैं कि सार्जेंट चोई लापता हो गया। वो उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं हो पा रहा था। आखिर में सार्जेंट इन हुआन और चैन यंग मिलकर उस बूढ़ी औरत को बचा लेते हैं एक गाड़ी को लैंड माइन के ऊपर चढ़ाकर, लेकिन वो लैंड माइन फटता नहीं, पर कुछ सेकंड के बाद वो बॉम्ब फट जाता है जो दूर से बाकी सोल्जर और सार्जेंट किम भी सुन लेते हैं। इसीलिए उन सोल्जर्स को मजबूरन वहां से निकलना पड़ता है स्टेडियम की ओर। यूनवू को उस वेयर हाउस में एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर वो उस मॉन्स्टर से लड़ती है और वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं और वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन कोई चीज उस मॉन्स्टर को पीछे खींच लेती है, जैसे कि वो यूनवू को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बाहर निकलती है और उसे लगता है कि उसकी जान बचाने वाला उसका भाई था। वो रोने लगती है और अपने भैया को बाहर बुलाती है और कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, बस बाहर आकर मुझसे मिलिए। लेकिन उसके सामने वही लड़की आती है जिसके हाथ पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। यूनवू उस रहस्यमय लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर जब हमला करने के लिए यूनवू डोंगी को मारने वाली थी तो रहस्यमय लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और वो लड़की जानती है कि उसका नाम यूनवू है और कहती है कि उन लोगों की मौत तुम्हारे वजह से ही हुई थी। तभी वहाँ छोटा छिपकली वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो यूनवू पर हमला करता है, लेकिन वो रहस्यमय लड़की उस मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर चली जाती है। वो बूढ़ी औरत को बचाने के लिए सार्जेंट इन हुआन चैन यंग से कहता है कि इसे आइसोलेशन एरिया में ले जाओ। तभी अंदर सायरन बजने लगता है। पलटन वापस स्टेडियम के तरफ बढ़ रहे थे देखने के लिए कि आखिर ये धमाके का आवाज आखिर हुआ कैसे। सोल्जर सार्जेंट को बताते हैं कि कुछ मॉन्स्टर स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं स्टेडियम में सार्जेंट इन हुआन स्टेडियम की तरफ मॉन्स्टर को बढ़ते हुए देख रहे थे और सभी लोग अपने पोजीशन ले लेते हैं। बीच सड़क में एक भयानक मॉन्स्टर जाग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पलटन बाहर गई हुई थी वो मॉन्स्टर को स्टेडियम से दूर एक गैस स्टेशन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं और सार्जेंट किम अपने स्नाइपर से निशाना लगाते हैं
गैस स्टेशन पर और उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। अब स्टेडियम में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं। स्टेडियम जाते वक्त एक सोल्जर सार्जेंट से कहता है कि हमने अपना सारा C4 इस्तेमाल कर लिया है, अब हम मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे। चैन यंग उस बूढ़ी औरत को लेकर सभी लोगों से दूर एक जगह बंद कर देता है और वो औरत अपने बेटे जूनिल के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर चैन यंग कहता है कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। स्टेडियम के बाहर सोल्जर को जूनिल दिख जाता है। चैन यंग सार्जेंट इन हुआन से माफी मांगता है कि उसने अकेले उस औरत की मदद करनी चाहिए जिससे उसे खतरा भी हो सकता था। उसे लग रहा था कि वो उस बूढ़ी औरत को अकेला बचा सकता है, लेकिन वो गलत था। सार्जेंट उसे सजा नहीं देते, बस वहां से चले जाते हैं। किम स्टेडियम में आता है और सार्जेंट से पूछता है कि आखिर वो धमाका क्यों हुआ और इसमें गलती किसकी थी, जिस पर इन हुआन उसे सब कुछ बता देता है और चैन यंग सबका इल्जाम अपने ऊपर लेता है और कहता है कि उस औरत में मॉन्स्टर के लक्षण दिख रहे हैं और हमने उसे आइसोलेट कर दिया है, जिस पर सार्जेंट किम काफी गुस्सा हो जाते हैं और चैन यंग को मारने लगते हैं और वो इन हुआन पर चिल्लाता है कि आपकी वजह से हम लोगों ने अपने कितने सारे सोल्जर गवा दिए क्योंकि हम मॉन्स्टर को मार नहीं रहे। इन हुआन को पता चलता है कि सार्जेंट चोई लापता है और उन्हें स्टेडियम के बाहर जूनिल मिला। इसके बाद हम डॉक्टर लिम को देखते हैं जो भी वही स्टेडियम में रहता है और वहाँ वो अपना क्लिनिक चलाता है और वो एक दवाई पी रहा था। तभी वहाँ फादर पीटर आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और पीटर बताने लगता है कि आखिर 1 साल पहले हुआ क्या था कि ये बीमारी गवर्नमेंट के हाथ से निकलते जा रहा था, इसलिए उन लोगों ने तय किया कि मॉन्स्टर बनने से पहले ही वो सारे इंसान का सफाया कर देंगे। और फादर को लगता है कि डॉक्टर भी यही चाहता था क्योंकि इस समय उसका भी फायदा था। पीटर क्लिनिक से जीना के लिए एक दवाई लेकर चला जाता है। तो वहीं हम सोल्जर चैन यंग को देखते हैं जो उस बूढ़ी औरत के बेटे जूनिल को लेकर उसके कमरे में जा रहा था। यूनवू अभी भी बाहर घूम रही थी और उसे सांजिन की लाश मिलती है और वो उसके हाथ से लाल कपड़ा खोल देती है और उसके शरीर को ढक देती है। यूनवू के जाते ही वहाँ पर वही नया पैसेंजर हो सांग एक लड़की हानी के साथ वहाँ पहुंच जाता है और उन्हें डेड बॉडी के नीचे एक डब्बा मिलता है जिसके अंदर खाने के बहुत सारे चीज थे, जिससे हानी खुश हो जाती है। चैन यंग जूनिल को लेकर क्लिनिक में आता है उसका चेकअप करने के लिए, लेकिन डॉक्टर तो मुंह ढककर लेटा हुआ था और बस चैन यंग को गाइड करते रहता है कि कैसे चेकअप करना है। और सोल्जर को हाथ पर एक निशान मिलता है। डॉक्टर चेक करते हैं और देखते हैं कि ये तो ना जलने का निशान है ना काटने का, और पूछते हैं कि जूनिल का कोई परिवार है क्या, और वो बताते हैं कि ये कोई जानलेवा चोट नहीं है और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों टाइप ग्रीन मॉन्स्टर के बारे में बात करने लगते हैं जो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते और सोच समझकर अटैक करते हैं। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी एक मानसिक रोग है और उनके अंदर भी ये इच्छा है जानने की कि आखिर ये ग्रीन टाइप के मॉन्स्टर होते कैसे हैं। हो सकता है कि उन्हें जानने के बाद ही इस मॉन्स्टराइजेशन का इलाज मिल जाए। चैन यंग जैसे ही क्लिनिक से बाहर निकलता है, चीफ की बेटी यी सियोल रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था वापस नहीं जाने के लिए, वहाँ खतरा है। और वो रोते हुए ड्रामा करने लगती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। सोल्जर कहता है कि तुम जिंदा रहती और क्या होता। चीफ सार्जेंट से मिलती है और कहती है कि उस बीमार औरत को यहाँ से निकालना होगा, लेकिन सार्जेंट कहता है कि मैं बाद में क्या करना है ये सब देख लूंगा। लेकिन चीफ कहने लगती है कि इतने दिनों से ये पहला केस आया है और कुछ भी ठीक नहीं है। और चीफ कहने लगती है कि अगर आपको लगता है कि ये बीमारी फैलती नहीं है तो आप गलत हो, ये बीमारी फैलती है डर से, खौफ से, और इस डर को मिटाना सार्जेंट का काम है। लेकिन सार्जेंट कहने लगते हैं कि इतने समय से किसी भी मॉन्स्टर की वजह से यहाँ जान नहीं गई और लोग खुद यहाँ से बाहर जाते हैं और हमें अब सोचना चाहिए कि मॉन्स्टर बन जाने के बाद हम उन्हें गलत और सही के बीच फर्क कराना कैसे सिखाएं। चीफ कहने लगती है कि ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है और कह देती है कि अगर कुछ भी गलती हुई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। फादर पीटर जीना से मिलने के लिए जाते हैं और उसे एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिस पर जीना कहती है कि मेरा ठीक होना नामुमकिन है, लेकिन फादर उसे दवाई दे देते हैं। ये सियोल अपने दोस्त सियोन हुआ के पास फादर पीटर का फोटो मिलता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी दोस्त फादर को पसंद करती है। स्टेडियम में चर्च तो नहीं है, लेकिन फिर भी फादर सभी के लिए मांस रखवाते हैं और लोग अपना दुख दर्द फादर के साथ बांटते हैं। और वहाँ पर वही 2 लड़कियां भी आती हैं और बड़े ही अजीब तरीके से सियोन हुआ कह देती है कि वो फादर को पसंद करती है। जीन ओक फादर से कहती है कि वो जो बीमार औरत है, क्या आप उसे मिलने के लिए जा सकते हैं। सार्जेंट किम सार्जेंट इन हुआन से कहते हैं कि वो जाकर बाहर सार्जेंट चोई को ढूंढना चाहता है, लेकिन इन हुआन मना करता है क्योंकि एक सोल्जर के लिए
सभी को खतरे में डालना ठीक नहीं होगा। सभी सोल्जर बाहर से सर्वाइवर्स के लिए सामान इकट्ठा करके लाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कम खाना मिलता है। इसके बाद वो सभी चोई के बारे में बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग गया, तो कोई कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके वजह से दो लोगों में बहस हो जाती है, लेकिन सार्जेंट उन दोनों को रोकते हैं और बाहर से जीना, जो चोई से प्यार करती है, वो उन लोगों की बातें सुन रही थी और फादर का दिया हुआ एंटीबायोटिक गिरा कर चली जाती है। फिर हम उस छोटे बच्चे यंग सू को देखते हैं, जिसके ऊपर दो बच्चे बॉल चुराने का इल्जाम लगाते हैं और उसे खूनी का भाई कहते हैं और उसके चेहरे पर पंच भी करते हैं, जिससे उसके नाक से खून बहने लगता है। गुस्से में आकर यंग सू उस लड़के को मारने लगता है। यून वू वहां आकर उस लड़के को रोकती है और उस लड़के को कहती है कि तुम्हें गुंडा बनना है क्या। यंग सू कहने लगता है कि जो लोग दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जूनिल के खून को डॉक्टर माइक्रोस्कोप में देख रहे थे और उन्हें कुछ भयानक देखने को मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और अपने क्लिनिक में आकर देखते हैं कि जूनिल क्लिनिक में नहीं था। तो वहीं वो छोटा लड़का मार खाने के वजह से उसके नाक से खून बह रहा था, तो लोग उसे मॉन्स्टर समझ रहे थे, लेकिन यंग सू अपना हाथ काट कर दिखाता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है। जूनिल अपनी माँ के पास वापस आता है, लेकिन उसकी माँ तो बिस्तर पर थी ही नहीं, क्योंकि उसकी माँ तो आइसोलेशन में है। वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था, तो यंग सू उसे कह देता है कि तुम्हारी माँ के नाक से खून बह रहा था, वो मॉन्स्टर बन गई है, कुछ दिन में वो मर जाएगी। ये छोटा लड़का पहले क्यूट हुआ करता था, लेकिन हालात ने उसे भी पत्थर दिल बना दिया है। फादर उस बीमार बूढ़ी औरत से मिलने के लिए जाते हैं और वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसे लग रहा था कि वो मर गई, इसलिए वो फादर को देख पा रही है। फादर उसे कहते हैं, देखा जाए तो तुम मर नहीं सकती, क्योंकि इंसान ही मर सकते हैं। वो औरत दुखी होकर पूछती है कि आखिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है। फादर कहते हैं कि अनजाने में तो गलती सबसे ही होती है, लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है। औरत अपने बेटे के लिए काफी चिंता कर रही थी और सोचती है कि उसके अंदर का मॉन्स्टर उससे बात क्यों नहीं करता, आखिर उसे टॉर्चर क्यों कर रहा है। फादर कहते हैं कि मॉन्स्टर हो या भगवान, वो हमें दुख नहीं पहुंचाते, जो हमारे करीब होते हैं वही हमें दुख पहुंचाते हैं। जूनिल बाहर जाकर अपनी माँ से मिलना चाहता है, लेकिन सोल्जर उसे बाहर जाने नहीं देते। तभी वहाँ डॉक्टर लिम आते हैं और सोल्जर से कहते हैं कि आइंदा इस लड़के को तंग मत करना, ये तुमसे कई गुना ज्यादा मायने रखता है। और डॉक्टर जूनिल को लेकर अपने क्लिनिक में चला जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने किसी चीज को छुआ था या तुम्हें किसी ने काटा, बाहर हुआ क्या था। जूनिल तो बस अपनी माँ से मिलना चाहता है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा, लेकिन बदले में मैं जानना चाहता हूँ कि ये निशान कैसे आया। जूनिल कहने लगता है कि एक जगह बहुत सारे फूल पौधे थे और वहाँ एक लड़की मिली थी। चीफ उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि आपको हमारी बातें याद तो हैं, आपने फैसला कर लिया। वो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। सार्जेंट किम देख रहा होता है कि उसके पलटन में 60 लोग थे और उनमें से 32 लोग मर चुके हैं। तभी सार्जेंट से मिलने के लिए एक सोल्जर सूक चैन आता है और वो सार्जेंट को बता देता है कि सार्जेंट चोई का यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड है और वो बीमार है और उसे लगता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए ही वो जरूर हॉस्पिटल गया होगा। यूनवू से मिलने के लिए चीफ आती है और दोनों चीफ के हस्बैंड के मर्डर के बारे में बात करने लगते हैं। यूनवू कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा। चीफ कहती है कि मैं इंतजार कर रही थी कि तुम आकर मुझसे माफी मांगोगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब मॉन्स्टर बनोगी, क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और मैं कातिल भी नहीं कहलाना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें तब मारूंगी जब तुम मॉन्स्टर बन जाओगी। चैन यंग जूनिल को ढूंढ रहा था और फादर उसे बताते हैं कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा यूनवू के पीछे, और यूनवू एक बिल्ली को खाना खिला रही थी। तभी उसे मिलने के लिए चैन यंग आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम आखिर बाहर क्यों जाती हो। यूनवू उसका चेहरा देखकर उसे कहती है कि तुम अपनी चिंता क्यों नहीं करते। चैन यंग उसके हाथों पर लाल रिबन देखता है और कहता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, और उस दिन की बात करने लगता है जब चीफ के हस्बैंड की मौत हुई थी, जो एक मॉन्स्टर ने किया था, लेकिन वहाँ पर यूनवू जिंदा थी, जिसे मॉन्स्टर ने छोड़ दिया, और उस समय भी ये लाल रिबन हाथ में बंधा हुआ था। सोल्जर उसे पूछता है कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया, वो तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था, क्या तुम उसे ही बाहर ढूंढने के लिए जाती हो। तभी बाहर वो मिस्टीरियस लड़की आ जाती है और वो यूनवू से पूछती है क्या तुम अपने भाई से मिली। यूनवू उस लड़की से पूछती है तुम मेरे भाई के बारे में कैसे जानती हो, क्या मेरे भाई ने तुम्हें बताया कि वो कहाँ है। वो रहस्यमय लड़की कहती है चलो मेरे साथ। डॉक्टर देखता है कि जूनिल अभी तक मॉन्स्टर नहीं बना और वो जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ बाहर हुआ क्या था। रहस्यमय लड़की के पीछे कोई आ जाता है और सोल्जर सतर्क हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो यी क्यूंग है। वो बंदूक लेकर आ जाती है और वो उसी रहस्यमय लड़की को ढूंढ रही थी।
एक यूंग लड़की को कहती है उसके पास आने के लिए, फिर वो उस लड़की के हाथ को बांध देती है। यून वू एक यूंग को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो दोनों वहां से चले जाते हैं। यून वू सोल्जर को मारकर चली जाती है क्योंकि वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जूनिल अपनी माँ से मिलता है और उसकी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपने बेटे से कहती है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जूनिल अपनी माँ के लिए दवाई लाया है और वो औरत देखती है कि अगर वो इस दवाई को खाती है तो वो मर जाएगी। उसे लग रहा था कि शायद उसका बेटा उसे मुक्ति दिलवाना चाहता है, क्योंकि बेचारे जूनिल को लगता है कि उसकी माँ ठीक होती है फिर बीमार हो जाती है, ठीक होती है फिर बीमार हो जाती है, हमेशा ऐसा ही होता है। इसलिए उसकी माँ अगर एक बार मर जाती है तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो अपनी माँ को जबरदस्ती दवाई पिला देता है जिससे वो गिर जाती है। ये सोचकर कि उसकी माँ मर गई है, जूनिल बहुत खुश होता है और डॉक्टर जो पीछे बैठा हुआ था उसे कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो बूढ़ी औरत फिर से जिंदा हो जाती है। जूनिल घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है और गुस्से में वो गेट को तोड़ देता है, मतलब कि उस जख्म की वजह से उसके अंदर कुछ तो बदलाव हुआ है। वो अपनी माँ को मारने के लिए एक रॉड अपनी माँ के सीने में घुसा देता है। जूनिल का भी आंख सफेद हो गया था और वो अचानक बैलून की तरह फूल कर फट जाता है। डॉक्टर खून में लथपथ हो गया था और वो वहां से चले जाते हैं। यून वो ये क्यूंग को ढूंढने के लिए निकलती है इतने अंधेरे में, लेकिन चेन योंग उसे रोकता है और वो उसे थप्पड़ मारती है और सोल्जर उसे उठाकर जाने लगता है। यून वो उसे कहती है कि अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो एक गहरे गड्ढे में गिरने वाली थी। चैन यंग वक्त पर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी उस सोल्जर को हो सांग धक्का दे देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। डॉक्टर सार्जेंट को आइसोलेशन चेंबर में लाता है जहां उस लड़के के फटने की वजह से पूरा खून फैल गया था। डॉक्टर कह रहा होता है कि वो लड़का मॉन्स्टर तो नहीं बना, फिर ऐसा कैसे हो गया। सार्जेंट कहते हैं लगता है कि आपसे भूल हो गई समझने में। इन हुआन उसे समझाता है कि इस बात को छुपाना होगा, लेकिन डॉक्टर कहने लगते हैं कि वो लड़का मॉन्स्टर था लेकिन वो बना नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा केस हमने पहले कभी नहीं देखा। सार्जेंट डॉक्टर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए रखा है क्योंकि तुम लोगों के लिए उम्मीद हो जिसे हम खोना नहीं चाहते, और यही विश्वास तुम टूटने मत देना। वो उस आइसोलेशन चेंबर को जला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। एक यूंग उस लड़की को लेकर आती है और उसे कहती है बोट में बैठने के लिए, लेकिन वो लड़की एक आदमी को ढूंढना चाहती थी। एक यूंग उसकी बात नहीं सुनती और दोनों बोट पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। वो लड़की झाड़ियों में एक मॉन्स्टर को देखती है और इशारे में उसे कहती है कुछ नहीं करने के लिए, और वो मॉन्स्टर उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह चीफ जी एक फोटो निकालकर देख रही थी और कहती है बस 1 महीना और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ उसकी बेटी ये सिउल आ जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए, क्योंकि उसे अपनी माँ के लिए चिंता हो रही थी। लेकिन उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है कि जब भी आना दरवाजा खटखटाए बिना मत आना। तभी स्पीकर में सार्जेंट सभी को बता रहे होते हैं कि जो औरत मॉन्स्टर बन गई उसे मार दिया गया है। इसके बाद सभी का रोल कॉल होता है और सियोंग वुन ये खबर सुनकर खुश होने का दिखावा करता है कि मॉन्स्टर के मरने से वो लोग यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसका घाव ठीक हो जाता है, मतलब कि वो मॉन्स्टर बन गया है। चीफ आइसोलेशन चेंबर को जलता हुआ देखती है और वो चिल्लाने लगती है कि मैंने उस औरत से वादा किया था कि वो आजाद हो जाएगी। वो डॉक्टर को देखकर पूछती है कि ये खून कहाँ से आया, आखिर हुआ क्या था कल रात। डॉक्टर कहते हैं कि उसके ऊपर खून और जो मांस का टुकड़ा है ये उसी बूढ़ी औरत के बेटे जूनिल का है। और सार्जेंट किम सियोजे नाम के सोल्जर को बताते हैं कि चोई अपनी मर्जी से यहाँ से गया है, ना कि वो गायब हुआ है, और ये उसका पर्सनल चॉइस था, इसलिए हम उसे लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। सियोजिन गुस्सा हो जाता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता अपने दोस्त को यहाँ लाने के लिए। तभी एक सोल्जर आकर कहता है कि रोल कॉल के समय कुछ लोग गायब थे। सार्जेंट इनहुआन वहाँ आते हैं और उन्हें भी बताया जाता है कि 4 लोग रोल कॉल के समय मिसिंग थे। हो सकता है वो लोग बाहर गए होंगे, मतलब कि यहाँ कोई खुफिया रास्ता है बाहर जाने का, हमें उसे ब्लॉक करना होगा। जीना सार्जेंट किम से मिलने के लिए आती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है चोई को ढूंढने के लिए। इसके बाद वो सभी सोल्जर ढूंढने लगते हैं उस खुफिया रास्ते को कि आखिर वो रास्ता है कहाँ। इनहुआन चीफ से पूछने के लिए जाता है कि आखिर खुफिया रास्ता है कहाँ, लेकिन वो कहती है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। स्टेडियम में रहने वाले पुराने लोग बात कर रहे होते हैं उन लोगों के बारे में जो भाग गए हैं, और उन्हें लगता है कि यून वू चान योंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। ये सुनकर ये सिउल जिसका मेकअप करने के अलावा कोई काम ही नहीं है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चान योंग उस लड़की के साथ भागा नहीं है। टेंशन के मारे वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उनका दरवाजा बंद था। ये सिउल अपने हेयर पिन से दरवाजा को लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा उसकी माँ खोलती है और ये सिउल कहती है कि वो बस चैन योंग को लेकर फिक्र कर रही है। उसकी माँ उसे जोरदार चांटा लगाती है और उसे यहाँ से भगा देती है। अब अगली सुबह हम यून वू और चैन योंग को देखते हैं उस गड्ढे के नीचे। तभी दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। चैन योंग के पैर
पैर में चोट लग जाती है और यूनवू उसके पैर में कपड़ा बांध देती है और कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मैं बाहर क्यों आई हूँ। जिस पर सोल्जर कहता है मैं तो पता लगा के रहूंगा। तभी उन्हें मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और कोई उस मॉन्स्टर का शिकार कर रहा था। यूनवू उस रात के बारे में पूछता है जब चीफ के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो यूनवू से पूछता है तुमने वहाँ किसे देखा था, क्या वहाँ कोई मॉन्स्टर था। चैन यंग कहता है मैं इतना जानता हूँ कि वहाँ कोई इंसान तो नहीं था, चीफ के हस्बैंड मर चुके थे और तुम जिंदा थी। यूनवू कहती है कि बाहर कोई तो है जो मुझे बचा रहा है लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। वो रोते हुए कहती है कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो वही हो जिसे मैं देखना चाहती हूँ। तभी उस गड्ढे के नीचे कोई रस्सी फेंकता है। यूनवू उसके मदद से ऊपर चढ़ जाती है लेकिन जब चैन यंग की बारी आती है ऊपर चढ़ने की तो यूनवू उसकी मदद नहीं करती। यूनवू चैन यंग से वादा करने को कहती है कि ऊपर आने के बाद तुम मुझसे ज्यादा सवाल नहीं पूछोगे और मेरा पीछा नहीं करोगे, लेकिन वो कहता है मैं मना नहीं कर सकता। फिर भी यूनवू उसकी मदद करती है ऊपर आने में। तभी उन पर कोई पेट्रोल छिड़कता है और एक जलता हुआ गोला फेंकता है लेकिन पीछे एक इनविजिबल मॉन्स्टर था जो जल जाता है और वहाँ हो सांग और हानी आते हैं और हो सांग सोल्जर को पहचान लेता है कि उसी ने तो उसकी जान बचाई थी लिफ्ट देकर। हानी यूनवू से कहती है कि अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है क्योंकि उसका दिल तो सोल्जर पे आ गया था, लेकिन हो सांग दोनों को बंद करके रखता है क्योंकि उसे लड़की पर भी भरोसा नहीं है। डॉक्टर जूनियल के मॉन्स्टर के बनने के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो मॉन्स्टर बन गया। वो रिकॉर्डिंग को सुनता है और उसे याद आता है कि जूनियल कोई लड़की के बारे में बात कर रहा था जिसने उसे धक्का दिया था। ई क्यूंग उस लड़की से कहती है एक कमरे के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो लड़की नहीं जाना चाहती क्योंकि वो कहती है मुझसे कोई खतरा ही नहीं है। ई क्यूंग उस लड़की से पूछती है क्या तुमने फिर से किसी को छुआ, तुमने उन्हें मॉन्स्टर में बदल दिया क्या। ई क्यूंग उस लड़की पर चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, लोगों से दूर रहने के लिए। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब ई क्यूंग उस रहस्यमय लड़की जो जब छोटी थी उसे कमरे में बंद कर देती है और कहती है यहीं रहना। तभी वहाँ कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो ई क्यूंग को मारने लगते हैं, लेकिन वो छोटी लड़की ई क्यूंग को बचाने के लिए निकल जाती है और वो सारे दुश्मन उस छोटी बच्ची पर गोली चला देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कोई आम बच्ची नहीं है। वो लड़की अचानक खड़ी हो जाती है और सभी गुंडों को छू कर मॉन्स्टर में बदल देती है और ई क्यूंग को बचा लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो छोटी बच्ची असली में ई क्यूंग की बेटी है। प्रेजेंट में एक छोटा सा मॉन्स्टर उनके बोट में आ जाता है और ई क्यूंग उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगती है। उसकी बेटी चिल्लाती है कि आप भी तो मॉन्स्टर ही हो, इसी तरह आप भी मुझे मार दोगी। वो लड़की कहने लगती है कि आखिर उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती है। वो यही सोचती है कि उसकी बेटी कहीं चली क्यों नहीं जाती क्योंकि ई क्यूंग अपने मर्जी से अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती, तो अच्छा होगा कि उसकी बेटी ही उसे छोड़कर चली जाए। ये सब सुनकर ई क्यूंग को भी काफी दुख होता है और उसकी बेटी पानी में गिर जाती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो भी पानी में कूद गई थी, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिलती। हानी यूनवू से कहती है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो। हानी चान योंग को प्यार भरी नजरों से देखती है, लेकिन वो तो बस यूनवू की फिक्र करते रहता है और वो हानी से कहता है कि मुझे भी यहाँ से निकलना है। लेकिन हानी कहती है कि तुम चलोगे कैसे, तुम्हारा पैर तो चलने लायक है नहीं। हानी उस सोल्जर से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, तुम्हें खाना खाने के लिए दिया, इसके लिए तुम्हें कीमत तो चुकानी होगी। और वो उसके करीब जाने लगती है। चान योंग कहता है कि मैं वापस लौटूंगा तो सारी कीमत चुका दूंगा। वो उसे कहती है जाना है तो जाओ, लेकिन कुछ खा कर जाओ। और वो उसे पीने के लिए सूप देती है, जिसे पीकर वो सोल्जर बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होते ही वो लड़की उस सूप को पीने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। जीना सार्जेंट किम के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आप लोग चोई को ढूंढने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। सार्जेंट उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर वो बाहर निकला, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, तुम जानती थी वो बाहर मारा जा सकता है। तब जीना कहने लगती है कि मुझे एक बीमारी है और ये बीमारी लाइलाज है, लेकिन जीना तो जीना चाहती है, इसलिए उसने चोई को बाहर भेजा ताकि वो उसके लिए दवाई लेकर आए। तभी सार्जेंट किम को बामसॉम से, यानी कि उसी जगह जहाँ रिसर्च फैसिलिटी था, वहाँ से SOS सिग्नल मिलने लगता है और सार्जेंट इन हुआन धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने लगा था। वो मॉन्स्टर से बात कर रहा था जो कह रहा था कि जब तुमने अपने परिवार को मारा तभी तुम मर गए थे। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और सार्जेंट उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि ये तो बस PTSD है और वो सार्जेंट की मदद कर सकते हैं। और ये बात यानी कि मॉन्स्टर बनने की बात वो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन बदले में सार्जेंट से वो मदद मांगता है और कहता है मुझे यहाँ से निकलना है। यूनवू रात के समय उसी गार्डन में पहुंच जाती है जहाँ वो रहस्यमयी लड़की छुपी हुई थी। डॉक्टर कह रहा होता है कि जूनिल ने मॉन्स्टराइजेशन के सारे नियम बदल दिए और शायद ये बीमारी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और वो सार्जेंट की मदद करना चाहता है इस बीमारी को काबू करने में, और वो सार्जेंट को स्पेशल इन्फेक्टिव बनने में मदद करेगा, बिल्कुल ह्यूनसू की तरह। और यूनवू एक गड्ढे के किनारे खड़ी हो जाती है, तभी वो रहस्य में लड़की वहां आती है। यूनवू कहती है कि मुझे ये क्यों से मिलना है और यहाँ उसे
पता चल जाता है कि ये क्योंग उस लड़की की माँ है। वो लड़की यून वू को उस सुरंग में धक्का दे देती है, लेकिन यून सू उसकी जान बचा लेता है। ये क्योंग जब अपनी बच्ची को जन्म देती है तो वो उस बच्ची को मारने वाली थी, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर थी, लेकिन वो थी तो उसकी बेटी ही। तभी वहाँ पर यूनसू आ जाता है और ये क्योंग अपनी बेटी को उसी के हवाले छोड़कर चली जाती है। यूनसू उस छोटी लड़की का देखभाल करता है और दूर से ही ये क्योंग अपनी बेटी को कभी कभार देखने के लिए आ जाती है। ये क्योंग एक दिन आखिरकार लौट आई है और यूनसू उस लड़की को उसकी माँ से मिलाता है। माँ बेटी गले लगते हैं और उसके बाद उसी नाव में वो सभी एक साथ रहने लगते हैं। ये क्योंग माने या ना माने, लेकिन उसकी बेटी असली में एक मॉन्स्टर है। गुस्से में आकर वो अपनी बेटी के हाथ में एक गहरा कट लगाती है और एक काला लिक्विड गिरा देती है, जिस वजह से वो घाव नहीं भरता। ये क्योंग अपनी बेटी को दस्ताने पहनाती है और उसे कहती है कि इसे कभी मत उतारना। प्रेजेंट में देखते हैं कि यूनसू यूनवू को उठाकर बाहर ले आता है और वो वहां से जाने वाला था, लेकिन यूनवू यूनसू को हमेशा से ही पसंद करती थी और वो उसे पूछती है कि तुम मेरा हालचाल भी नहीं पूछोगे, ऐसे ही चले जाओगे? और क्या वो तुम ही थे जो मेरी मदद कर रहे थे? अगर तुम्हें मेरी फिक्र है ही नहीं तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यूनसू कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हो सांग वहाँ बंदूक लेकर पहुंच जाता है और यूनसू को वहां से जाने के लिए कहता है। यूनसू छोटी लड़की के साथ घर जा रहा था, लेकिन वो छोटी लड़की बहुत गुस्से में थी, क्योंकि यूनसू यूनवू को बचाने के लिए दूसरे मॉन्स्टर को चोट पहुंचाता है जो उस लड़की को नहीं पसंद। वो सोचती है कि इंसान अच्छे होते होंगे, लेकिन बदले में इंसान ने उस लड़की को सिर्फ चोट पहुंचाई है, इसलिए वो इंसानों से डरती है। बोट में आग लग गया था और ये क्योंग बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ छोटा मॉन्स्टर उसे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। यूनसू आग जलता देखकर तुरंत बोट में पहुंच जाता है और ये क्योंग और उस मॉन्स्टर को लेकर वहां से निकलता है। ये क्योंग को होश आता है और वो रोने लगती है अपनी बेटी को याद करके, और वो सोचती है कि मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। और वो यही सोचते रहती है कि आखिर उसकी बेटी ऐसी क्यों पैदा हुई। यूनसू उसे बताता है कि इस छोटे मॉन्स्टर ने तुम्हें बचाया, क्योंकि ये मॉन्स्टर तुम्हें अपना मानते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर कभी इंसान हुआ करते थे। हो सांग यूनवू को लेकर अपने घर आता है और देखता है कि उसकी बेटी ने चन योंग को जहर दे दिया है। उस सूप में जहरीले मशरूम थे जिससे भ्रम होता है। कहानी बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन चन योंग को तुरंत एंटीडोट की जरूरत होगी। ई सियोल को चन योंग की याद सता रही थी और वो उसके बेसबॉल वाले जर्सी को पकड़ के उसे याद करने लगती है। उस जर्सी में उसका ऑटोग्राफ भी था। सियोंग हुआ फादर से मिलने के लिए तैयार हो रही थी और वो अपने दोस्त से भी कहती है तैयार होकर चलने के लिए। सार्जेंट किम चोई को ढूंढने के लिए निकलने वाले थे। तभी वह इन हुआन भी आ जाते हैं और बैमसॉम से जो सिग्नल मिला उसके बारे में बताते हैं। इन हुआन कहते हैं कि अकेले मत जाना, पल्टन को लेकर जाना। फिर वहाँ डॉक्टर आते हैं और भी कई सारे सोल्जर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि चोई भी उन सबका दोस्त था। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकलते हैं। जिन ओक, ये सियूल, स्योंग हुआ और पीटर और जीना सभी बैठकर बातें कर रहे थे और ड्रिंक करते हैं। और ये सियूल फादर से पूछने लगती है कि क्या आप मेरी दोस्त को पसंद करते हैं। पीटर वहाँ से उठकर चला जाता है और जीना ये सियूल से कहती है कि तुम्हारे इसी बर्ताव के वजह से वो तुम्हें छोड़कर चला गया। फिर सभी वहाँ पर मॉन्स्टर बनने को लेकर बात करने लगते हैं और कुछ कहते हैं कि मॉन्स्टर बनना इतना भी बुरा नहीं होता, दर्द नहीं होता, मरोगे भी नहीं। जीनोक कहती है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है और लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहती है। फादर कहते हैं मेरे पास तो जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, मैं यहीं खुश हूँ। फिर दोनों दोस्त वहाँ डांस करने लगते हैं। अगली सुबह डॉक्टर सोल्जर के साथ बाहर निकलते हैं और एक साल अंडरग्राउंड बंद रहने के वजह से बाहर आकर वो ताजी हवा का मजा ले रहा था। तभी डॉक्टर चिल्लाकर कहने लगता है गाड़ी रोको। ऐसा लग रहा था उसे मॉन्स्टर दिख गया, लेकिन उसे तो नंबर 2 लग गया था, इसलिए वो झाड़ियों के पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों में से आवाज सुनाई देने लगती है और सारे सोल्जर चौकन्ना हो जाते हैं। तभी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं, लेकिन वो सभी किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं और वो लोग डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे इस बक्से में है क्या। डॉक्टर उस बक्से को छुपाता है और कहता है इसे मत खोलना, लेकिन सोल्जर उस बक्से को खोलते हैं और अंदर एक ककून का टुकड़ा था। सियो जुन पूछता है कि आखिर तुम इसका क्या करोगे। डॉक्टर बताने लगते हैं कि अभी जो हम लोगों ने मॉन्स्टर को देखा, तुमने एक चीज गौर की, मॉन्स्टर एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, एक साथ मिलकर किसी पे हमला नहीं करते, लेकिन इस बार वो टीम बनाकर हमला कर रहे थे, जैसे कि वो इंसानों का इंतजार कर रहे हों। फिर हम देखते हैं कि जब डॉक्टर नंबर 2 करने के लिए झाड़ियों के पीछे गया था, उसे पेड़ पर एक भयानक सा लटका हुआ ककून मिलता है और वो उसका टुकड़ा काट कर अपने
बक्से में रख लेता है, इसीलिए वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ गए थे। चॉन योंग को अगले दिन होश आता है और हो सांग उसे पत्ते देता है खाने के लिए और कहता है इसे चबाते रहना। यून वू उन पत्तों को चन योंग के मुंह में ठूंस देती है, ये सोच कर के ये एंटीडोट होगा। आखिरकार सारे सोल्जर बैम सॉम पहुंच जाते हैं, जहां इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो हुआ करता था, और 1 साल ये जगह बंद होने की वजह से पूरी तरह जंगल में ये जगह बदल गया था। सभी फैसिलिटी के अंदर जाते हैं और वहां उन्हें मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। सियोक चान, सार्जेंट किम डॉक्टर के साथ जाते हैं लैब की तरफ, तो वहीं बाकी के सोल्जर जाते हैं चोई को ढूंढने के लिए। जीनोक सियोंग हुआ को देखती है जो अपने घर का ड्राइंग बना रही थी और उसे अपने घर जाना है, लेकिन यंग सू कहने लगता है कि यहाँ से कोई भी घर नहीं जाता। जीनोक उसे कहने लगती है चुप रहने के लिए, लेकिन वो लड़का चिल्लाता है कि आप मुझसे बात मत करो, आप तो मेरी असली माँ भी नहीं हो। एक आदमी ये स्यूल पर लाइन मार रहा था, लेकिन वो उसे अंकल कहकर बुलाती है और कहती अपनी शक्ल देखी है, दुनिया में आखिरी मर्द भी होगे तब भी तुम्हारा कोई चांस नहीं होगा। तभी कुछ आवाज होने लगती है जैसे कोई मॉन्स्टर आवाज कर रहा हो, जो सभी सुनते हैं। ये आवाज दीवार के अंदर से आ रहा था और चीफ अपनी बेटी से मदद मांगती है। इस बीच सोल्जर को भी एक तरह का अलर्ट मिलता है और सारे डिवाइस ऑन हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह मॉन्स्टर स्टेडियम के अंदर घुस आया है। इसके बाद सभी को इमरजेंसी कॉल के लिए बुलाया जाता है और चीफ को भी, लेकिन वो बहाना मारती है और कहती है वो बाद में आएगी। वो बूढ़ा आदमी सभी को बताने लगता है कि मैंने ही सोल्जर को बताया मॉन्स्टर के बारे में, अगर मैंने नहीं बताया होता तो हम सब मारे गए होते। उसकी बहादुरी के लिए सभी लोग ताली बजाते हैं और वो आदमी ई सियोल की तरफ देखता है और वो तो इस बूढ़े आदमी से थक गई है। उसके पास यंगसू भी खड़ा था और वो देखती है कि जिन ओक इसी लड़के को ढूंढ रही थी। वो छोटे लड़के को समझाती है कि अगर बड़े डांटते हैं तो किसी मतलब के वजह से डांटते हैं, तुम्हें अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए। यंगसू कहता है मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन ये सियोल उसे मारती है और कहती है किसने कहा कि एक ही माँ होती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जिन ओक ही तुम्हारी माँ है। तभी वहाँ रोल कॉल के लिए चीफ को बुलाया जाता है और सार्जेंट इन हुआन सभी से कहते हैं कि हमें किसी पर विश्वास नहीं करना, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे, कोई भी मॉन्स्टर हो सकता है। फिर सारे सोल्जर खुद को चेक करने के लिए अपना हाथ काटते हैं और उनमें से कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। चीफ सार्जेंट से कहती है आपको भी सबूत दिखाना चाहिए कि आप मॉन्स्टर नहीं है, इसीलिए वो अपना हाथ काटता है, लेकिन अचानक लाइट चली जाती है और सार्जेंट का घाव ठीक हो जाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा। चीफ बेसमेंट में चली जाती है चेक करने के लिए जहाँ से मॉन्स्टर की आवाज आ रही थी और एक सीढ़ी नीचे सुरंग की तरफ जा रही थी। बैमसॉ में डॉक्टर और बाकी लोग आखिरकार लैब पहुंच जाते हैं और डॉक्टर पूछता है कि तुम लोग जानना नहीं चाहते कि मैं यहाँ क्या ढूंढने के लिए आया हूँ। वो लोग एक दरवाजा खोलते हैं और अंदर कई लोगों की डेड बॉडीज होती है। बाकी सोल्जर को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और एक सोल्जर यू सुक एक कमरे में बंद हो जाता है। सियो जिन तुरंत सार्जेंट को लापता हुए सोल्जर के बारे में बताता है और तभी उन्हें यू सुक मिल जाता है, जिसे मॉन्स्टर ने जकड़ रखा था, लेकिन वो मर चुका था, इसलिए बाकी सोल्जर वहाँ से तुरंत निकलते हैं और एक लिक्विड मॉन्स्टर उनका पीछा करता है और डॉक्टर को लैब में मॉन्स्टर का ककून दिखता है। डॉक्टर कहते हैं कि मॉन्स्टर इवॉल्व हो चुके हैं और वो उसे छूने वाला था, लेकिन सार्जेंट उसे रोकते हैं और याद दिलाते हैं कि जंगल में क्या हुआ था। डॉक्टर उन लोगों से कहते हैं कि वो यहाँ पर सुरक्षित रहेगा और वो सारे सोल्जर से कहता है कि आप जाकर बाकी सोल्जर को ढूंढिए कि वो लोग ठीक है कि नहीं। हानी चान योंग की बहुत ज्यादा देखभाल कर रही थी। चान योंग उन दोनों से कहता है कि आप लोगों को स्टेडियम चलना चाहिए। हानी कहती है क्या हम दोनों शादी करेंगे। हो सांग कहता है कि मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है। तभी वहाँ पर ह्यूनसू यी क्यूंग को लेकर पहुंच जाता है। यून वू ह्यूनसू को गले लगा लेती है और ह्यूनसू उससे मदद मांगता है। यून वू पूछती है कि उस छोटी लड़की का क्या हुआ जो तुम्हारे साथ थी, लेकिन इससे पहले वो लोग यी क्यूंग को अंदर लेकर जाने वाले थे, तभी हो सांग ह्यूनसू को गोली मार देता है। यून वू गुस्से में हानी के गले पर चाकू रख देती है और कहती है कि अगर तुम बंदूक नीचे नहीं करते तो मैं इस लड़की को मार दूंगी। हो सांग कहता है कि मदद करने का अच्छा कीमत तुम लोगों ने चुकाया है, तुम लोग मॉन्स्टर का साथ देते हो इंसान होकर। यून वू से पूछती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन गए तो क्या करोगे, तुम खुद को मार दोगे, क्योंकि मॉन्स्टर को तो जीने का कोई हक ही नहीं है। अगर ये लड़की मॉन्स्टर बन गई तो तुम इसके साथ क्या करोगे, मार दोगे। हानी यूनवू से उसका चाकू ले लेती है और उसे हल्का सा स्टैब कर देती है और वो होसांग से कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वो चैंग यंग से कहती है कि इस जन्म में हम दोनों एक नहीं हो पाए, अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। यूनसू का घाव भर गया था और उसके बाद वो चारों वहाँ से निकलते हैं। सार्जेंट को फिर से उसका मॉन्स्टर उस पर हावी होने लगता है और कहने लगता है कि तुम हर बार गलत डिसीजन ले रहे हो, और उसे एक विजन दिखाई देने लगता है जिसमें वो सारे सर्वाइवर को मार डालता है और अपने बेटे को भी, और वही है स्टेडियम का असली मॉन्स्टर। तभी वहाँ सोल्जर एक आ जाता है और सार्जेंट बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था। वो सोल्जर देखता है कि सार्जेंट का हाथ ठीक हो चुका था और सार्जेंट की आंख काली हो चुकी थी।
चीफ जी सियोंग वान से मदद मांगती है और वो मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो वहीं एक सोल्जर सार्जेंट को मॉन्स्टर में बदलते हुए देख लेता है और वो सार्जेंट को ले जाता है दिखाने के लिए कि हर जगह ब्लैकआउट हो गया है और किसी ने जानबूझकर तार काटा है। इंचार्ज चीफ को बनाया गया था। तभी वहाँ सार्जेंट को ई सियूल का एक अंगूठी मिलता है। चीफ उस आदमी के मॉन्स्टर बनने के बारे में जानती है और उसका हाथ काट देती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन सियोंग वान घबराने लगता है और कहता है कि मैं आपके बारे में जाकर सबको बता दूंगा। चीफ कहती है जाओ बता दो, क्या बताओगे और किसे बताओगे? यही बताओगे कि तुम मॉन्स्टर बन गए हो। तभी उसका कटा हुआ हाथ ठीक हो जाता है। ई सियूल को सोल्जर आधी रात में जगाते हैं लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे आधी रात में क्यों जगाया, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। सोल्जर उसे कहते हैं बकवास बंद करो और उसका अंगूठी दिखाकर उसे पूछते हैं क्या ये तुम्हारी है? वो कहती है ये मेरी नहीं है। लेकिन सोल्जर उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। बाहर उन्हें जिन ओक मिलती है जो सोल्जर को कंप्लेन करती है कि सियोंग वान नहीं मिल रहा। सार्जेंट चीफ से जाकर मिलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी लाने में काम कर रही थी और ई सियूल को वहां पर लाया जाता है और चीफ अपनी बेटी का अंगूठी देखती है और अपनी बेटी को थप्पड़ लगाती है और उसे वहां से ले जाया जाता है। चीफ सियोंग वान को डराने लगती है कि उस बूढ़ी औरत के साथ जो हुआ सोल्जर तुम्हारे साथ भी वही करने वाले हैं। उसके बाद वो उसे उसी बेसमेंट में नीचे फेंक देती है और उसे वहीं बंद कर देती है। बैमसॉम में सार्जेंट किम और एक सोल्जर निकलते हैं सार्जेंट चोई को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ सियोजिन और एक सोल्जर को नीचे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जो मॉन्स्टर में बदल गए थे, लेकिन बीच में दीवार था जैसे कि कुछ लोग को अलग रखा गया हो। तभी वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ एक आदमी आता है ची सियोंग और उन दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ सार्जेंट किम और दूसरा सोल्जर एक लैबोरेटरी में पहुंच जाते हैं और डॉक्टर मॉन्स्टर वाले ककून से बातें कर रहे थे और बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। लैबोरेटरी में उन दोनों सोल्जर को एक अलमारी के अंदर एक लड़की मिलती है जो काफी डरी हुई थी और वो मॉन्स्टर तो नहीं लगती। सार्जेंट उसे पूछते हैं क्या तुम यहीं रहती हो? लड़की कहती है हम सब यहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ मॉन्स्टर्स नहीं आते। सार्जेंट उसे पूछते हैं क्या तुमने यहाँ किसी सोल्जर को देखा? वो लड़की कहती है हाँ देखा है। ह्यून सू, चान योंग और यून वू ई क्यूंग को लेकर एक बंद पड़े हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और उसके लिए वहाँ ऑक्सीजन टैंक ढूंढते हैं, लेकिन टैंक में ऑक्सीजन नहीं होता। बिना ऑक्सीजन के ई क्यूंग ज्यादा समय तक जी नहीं पाएगी क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड के वजह से पॉइजनिंग हुआ है और अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो लोग उसे बचाने के लिए क्या करेंगे। हानी होसांग को उल्टा सीधा कहने लगती है और उसे डरपोक कहती है और कहती है तुम इंसान से आखिर इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं भी तो इंसान ही हूँ, तुम मुझसे नफरत नहीं करते। होसांग कहता है तुम दिल की अच्छी हो इसलिए तुम मॉन्स्टर कभी नहीं बनोगी। यून वू ई क्यूंग को मरते हुए नहीं देख पा रही थी। ह्यूनसू कहता है शायद वो अपने लिए यही चाहती थी। ह्यूनसू उसे पूछता है बाकी लोग कैसे हैं, जिस पर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और यूनवू बता देती है कि छोटी लड़की और जीसू मर चुके हैं और धीरे धीरे सब मर रहे हैं। वो उसे कागज दिखाती है जिसमें मॉन्स्टर के नाम लिखे हुए थे और उसमें उसका भाई यून हायुक का भी नाम था। वो पूछने लगती है कि आखिरी बार तुमने मेरे भाई को देखा वो कैसा था? यूनसू कहता है मुझे तो उसमें कुछ अलग नहीं दिखा। यूनवू ह्यूनसू को थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसके लिए वापस आया। जैसे वो बाहर जाता है तो चैन योंग उसे पूछता है क्या यूनवू तुम्हें ही ढूंढ रही थी? यूनसू कहता है नहीं, वो जिसे ढूंढ रही थी वो उसका अपना है। ह्यूनसू वहां से चला जाता है और वो पहुंचता है उस गार्डन में यानी कि उस बच्ची से मिलने के लिए। वो उस लड़की को बता देता है कि तुम्हारी माँ मरने वाली है, एक बार अपनी माँ से जाकर मिलने के लिए उसे कहता है, लेकिन वो लड़की साफ साफ मना कर देती है। ह्यूनसू उसे कहता है कि तुम बाद में पछताओगी। ह्यूनसू उसे मना लेता है ये कहकर कि तुम्हें वहां जाकर कुछ नहीं करना, बस अपनी माँ के साथ रहना। यून वू चैन योंग को बताने लगती है कि चीफ के हस्बैंड के बारे में जो बहुत समय पहले ही मॉन्स्टर बन चुके थे। फिर हम देखते हैं कि अचानक सुरंग में यूनवू के ऊपर वो हमला कर देते हैं, इसीलिए यूनवू उस मॉन्स्टर पर हमला करती है अपनी जान बचाने के लिए और यूनवू आकर चीफ के हस्बैंड यानी कि उस मॉन्स्टर को मार देता है यूनवू को बचाने के लिए। लेकिन इस बारे में यूनवू ने चीफ को कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि चीफ ने ही तो सारे सर्वाइवर को स्टेडियम में रहने की जगह दी। ई क्यूंग को होश आने लगता है लेकिन तभी वहाँ ह्यूनसू छोटी लड़की को लेकर पहुंच जाता है। ई क्यूंग अपनी बेटी से माफी मांगती है और ये देखकर कि उसकी माँ मर रही है वो लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और बाहर आकर सभी से कहती है उन्हें कुछ भी नहीं होगा, आप लोग रोना बंद करिए। इसके बाद वो तीनों देखते हैं कि ई क्यूंग मॉन्स्टर में बदलने लगती है। उसे रोकने के लिए चैन योंग उस पर गोली चलाता है लेकिन ह्यूनसू मना करता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर अचानक ये मॉन्स्टर कैसे बन गई, कुछ भी तो सिम्टम नजर नहीं आ रहा था। ह्यूनसू को लगने लगता है उस लड़की ने ही अपनी माँ को मॉन्स्टर बना दिया क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं है। ह्यूनसू ई क्यूंग को रोकने के लिए बहुत ऊपर से नीचे कूद जाता है और दोनों
के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें यूनसू की आंखें सफेद हो जाती है और वो एक झलक को देख पाता है जब ई क्यूंग अपनी बेटी को मारना चाहती थी। यूनसू ये देखने के बाद कि ई क्यूंग कितने दर्द में जी रही है, वो रोते हुए ई क्यूंग को एक गड्ढे में फेंक देता है और वो खुद बेहोश हो जाता है। यूनवू वहां बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करेगी और चैन यंग वापस स्टेडियम जाना चाहता है क्योंकि वहां उसकी जरूरत होगी। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं क्योंकि पता नहीं अब एक दूसरे से वो लोग कब मिलेंगे। चैन यंग वहां से चला जाता है। हो सांग गाड़ी रोकता है क्योंकि रास्ता ब्लॉक था। वो दारू पीता है, तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है, मतलब कि हानी ने उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। फिर वो उसका गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। रिसर्च फैसिलिटी में वो अनजान लड़की दोनों सोल्जर को एक क्वारंटीन जोन में लेकर आती है जहाँ कुछ लोग बंद थे क्योंकि उनमें सिम्टम नजर आ रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी बने नहीं है। एक दरवाजे के पीछे चोई बंद था और उसमें भी सिम्टम नजर आ रहे थे। सियोक चान उसके पास ही रुकता है जबकि सार्जेंट उस लड़की को लेकर जाते हैं बाकी लोगों को ढूंढने के लिए। डॉक्टर से मिलने के लिए उई मियोंग आता है, लेकिन वो बिना बोले कुछ वहां से चला जाता है। चोई सोल्जर को जीना को देने के लिए एक दवाई देता है और पता चलता है कि जीना असली में HIV पॉजिटिव है। वो लड़की सार्जेंट को ची स्योंग यानी कि अपने लीडर के पास लेकर आती है, लेकिन वो सार्जेंट से बात ही नहीं करना चाहता। किम उसे कहता है कि मैं अपने सोल्जर को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन ची स्योंग कहता है कि मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। सार्जेंट उसे गोली मार देता है और कहता है कि मुझे नहीं जानना कि तुमने यहाँ लोगों को किस लिए बंद करके रखा है। ची स्योंग कहता है कि मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूँ वो बनने में जो हम लोग हैं। सियोजिन और वो दूसरे सोल्जर को देखते हैं जिसे एक आवाज सुनाई देने लगती है और वो दरवाजे पर अंधाधुंध गोली चलाते हैं, तभी उसे एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है। चोई कहता है यहाँ जितने भी लोग बंद हैं उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। वो लड़की जिसका नाम जा योंग है वो अपने टेंटेकल से सार्जेंट पर हमला कर देती है और डॉक्टर उई मियोंग से मिलने के लिए आते हैं। इस बीच यूनसू को होश आ जाता है और उसकी आंखें फिर से नीले रंग की हो जाती है। यूनवू घबरा जाती है ये देखकर और एक रॉड उठा लेती है। यूनसू पर मॉन्स्टर हावी हो गया था और वो यूनवू से कहता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। यूनसू यूनवू के करीब आने लगता है, जिस पर वो उसे पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। डॉक्टर देखता है कि मॉन्स्टर ह्यूमन मतलब कि MH1 यानी कि वो इंसान जो ना इंसान है ना मॉन्स्टर, वो अपने चेंबर में नहीं था। उई मियोंग वहां आता है उस डॉक्टर से मिलने के लिए और डॉक्टर उसे पूछने लगते हैं कि तुम हो कौन। वो कहता है मैं तुम्हारा पहला टेस्ट सब्जेक्ट हूँ। फिर हम एक चेंबर को देखते हैं जिसमें सान वॉन की बॉडी रखी हुई थी। सान वॉन्ग मतलब कि यी क्यूंग का फियोंसे, और वो चेंबर टूट जाता है और पता चलता है कि अब उई मियोंग खुद सान वॉन है और वो डॉक्टर का कभी दोस्त हुआ करता था। इसलिए सान वॉन कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितना तड़प रहा था। ग्रीन हाउस अपार्टमेंट में ककून से एक इंसान बाहर निकलता है और ये कोई और नहीं बल्कि यूनवू का भाई यून हायुक है। और इसी के साथ स्वीट होम सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाती है और सीजन 3 2024 के समर में ही रिलीज होगा। मुझे नहीं लगता कि यून हायुक खतरनाक मॉन्स्टर है क्योंकि वो भी ककून से निकला, बिल्कुल मिस इम की तरह। वो भी किसी इंसान पर हमला नहीं कर रही थी, मतलब कि यून हायुक अपने मॉन्स्टर को काबू में रख सकता है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि जीसू मर चुकी है क्योंकि हमने उसे मरते हुए नहीं देखा। और अब देखना होगा कि यूनसू अपने मॉन्स्टर को काबू में कर पाता है या नहीं, वरना शायद अगले सीजन में वो ही नेक्स्ट विलन बन जाएगा और अपनी बहन को बचाने के लिए यून हायुक को यूनसू से लड़ना होगा। खैर सीजन 3 में जो होगा वो तो देखा जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।